हाय एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। नीट पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे क्लास 11th का चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, और इस चैप्टर के हम ईयर 2009 से लेकर के ईयर 2024 तक नीट या फिर AIPMT में आए हुए सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पूरी की पूरी क्लासिकल फिजिक्स का जो बेस है वो लॉज ऑफ मोशन पे ही है, और डेफिनेटली इस चैप्टर के बिना आप अदर चैप्टर को नहीं समझ सकते, नहीं सीख सकते। और इसीलिए इस चैप्टर के बारे में आपको डिटेल में जानकारी होना बहुत बहुत जरूरी है, और इसीलिए आपको इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है और इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखना है। शुरुआत करते हैं। AIPMT 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स F इक्वल टू 6 I कैप minus 8 J cap plus 10 K cap acquires an acceleration of 1 meter per second square. The mass of this body must be। ठीक, बहुत आसान सा सवाल है, काफी इजी क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं। हमें बोला गया है कि एक बॉडी पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू F है, जो कि है 6 I cap minus 8 J cap plus 10 K cap, और उस बॉडी में डेवलप होने वाले एक्सीलरेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो बताना है कि उस बॉडी का मास कितना होना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो फोर्स हमें दिया है वो कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है, और क्योंकि मास एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हमें इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को सबसे पहले निकाल लेना चाहिए। पहले हम इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को निकाल लेते हैं, फिर इस फोर्स की वैल्यू के साथ अगर मैं एक्सीलरेशन की वैल्यू को डिवाइड कर दूं मुझे मास मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर F की मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे कैसे। इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में गिवन हो तब उसकी मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए बेसिकली हम आई कैप के कोफिशिएंट के स्क्वायर करते हैं, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट के स्क्वायर करते हैं, प्लस के कैप के कोफिशिएंट के स्क्वायर करके फिर हम उसका रूट निकाल लिया करते हैं, और इससे हमें फाइनली क्या मिल जाती है, वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड मिल जाती है। तो एफ की मैग्नीट्यूड बेसिकली इस वे में हम निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से 6 के स्क्वायर की वैल्यू होगी 36, -8 के स्क्वायर की वैल्यू होगी 64 एंड 10 के स्क्वायर की वैल्यू होगी 100। रूट अपनी जगह पर रहने दो। नाउ 36 प्लस 64 बिकम्स 100, 100 प्लस 100 विल बिकम 200, एंड 200 के रूट की वैल्यू आ जाएगी 10√2, एंड न्यूटन मेरी फोर्स की यूनिट होती है। तो फाइनली मुझे फोर्स की मैग्नीट्यूड मिल चुकी है, और इस फोर्स से डेवलप होने वाला एक्सीलरेशन भी मुझे मालूम है। देन फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ हम जानते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ से F की वैल्यू m इंटू ए होती है। तो फाइनली हमें m की वैल्यू निकालनी थी, विच विल बी इक्वल टू F अपॉन a। तो फाइनली F की वैल्यू मैंने पुट कर दी 10√2, एक्सीलरेशन की वैल्यू 1 है। सो फाइनली 10√2 kg उस बॉडी के मास की वैल्यू होनी चाहिए, और इसीलिए मैं ऑप्शन 1 के साथ आगे बढ़ूंगा, जो कि इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है भी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT प्रीलिम्स 2011 से है, एंड क्वेश्चन है, अ पर्सन ऑफ मास 60 kg इज इनसाइड अ लिफ्ट ऑफ मास 940 kg एंड प्रेसेस द बटन ऑफ कंट्रोल पैनल। द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड with an acceleration 1 meter per second square. If g equal to 10 meter per second square, the tension in the supporting cable is। ठीक, मैं आपको सवाल समझाता हूँ, काफी आसान है बट बहुत कॉन्सेप्चुअल है, जो आपको एकदम ध्यान से सुन करके समझ में आएगा। एकदम ध्यान से सुनिएगा, मैं काफी डिटेल में सवाल को आपको समझा रहा हूँ, और इस सवाल को समझने के दौरान आपको अदर क्वेश्चंस को करने में भी काफी आसानी होगी। देखिए मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट का जो वजन है वो है 940 kg, और इसके अंदर एक 60 kg का पर्सन है। तो ये पर्सन और लिफ्ट दोनों के कंबाइन मास की वैल्यू हो जाएगी m इक्वल टू 1000 kg। परफेक्ट। नाउ जैसे इस पर्सन ने इसके कंट्रोल पैनल में बटन प्रेस किया तो लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट होना चालू की, एंड एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डेफिनेटली इस लिफ्ट का ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन a हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसे अपवर्ड एक्सीलरेट करने के लिए इस लिफ्ट को जिस केबल से कनेक्ट किया गया था, जिसे हम सपोर्टिंग केबल कह रहे हैं, इस सपोर्टिंग केबल में डेफिनेटली कुछ ना कुछ फोर्स का डेवलपमेंट होगा, कुछ ना कुछ टेंशन का डेवलपमेंट होगा, और वही टेंशन T हमें बतानी है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें T की वैल्यू बतानी है। नाउ अब सॉल्व करना कैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, बट उसके पहले मेरी 2-3 बातें खास हैं जो आपको ध्यान से सुननी चाहिए। पहली बात, जो मेरा न्यूटन सेकेंड लॉ है दैट इज F इक्वल टू ma, इसमें F क्या है? तो इसमें F बॉडी पे एक्ट होने वाला कोई रैंडम
या कोई इंडिविजुअल फोर्स नहीं है। एफ यहां पर बॉडी पे एक्ट होने वाले सभी के सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एफ इक्वल टू एम ए में जो एफ है वो बॉडी पे एक्ट होने वाला कोई भी इंडिविजुअल या फिर रैंडम फोर्स नहीं है। एक बॉडी एक साथ कई सारे फोर्सेस को एक्सपीरियंस कर सकती है, एक बॉडी पे हम एक साथ कई सारे फोर्सेस लगा सकते हैं, और एफ यहां पर उन सभी के सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। एफ यहां पर उन सभी के सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट होता है, जो आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए, है ना। एफ यहां पर क्या है, एफ इज द रिजल्टेंट फोर्स, एफ रिजल्टेंट फोर्स होता है, और ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए। और ये मेरी पहली बात हुई जो आपको बिल्कुल एकदम ध्यान में रख लेनी चाहिए। दूसरी बात, एम यहां पर बॉडी का मास है जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मास हमेशा एक पॉजिटिव कांस्टेंट होता है। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम F इक्वल टू एम ए को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो जो भी डायरेक्शन F का होगा एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में A को होना चाहिए। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगी एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में बॉडी एक्सीलरेट करेगी। इसका ये मतलब रहा, मेरी सेकंड बात जो आपको ध्यान रखनी है, F एंड A हमेशा पैरेलल होंगे। मतलब बॉडी पे मान लो 5 फोर्सेस लग रहे हैं, आपको क्या करना है, उन पांचों के पांचों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है। एक बार आपने रिजल्टेंट निकाला तो आपको उसके डायरेक्शन को भी जज करना होगा, और जो भी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होगी एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में हम बॉडी को एक्सेलरेट होता हुआ ऑब्जर्व करेंगे। मींस रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में ही हमेशा एक्सेलरेशन आता है। तो अगर एक्सेलरेशन ईस्ट की तरफ है तो बॉडी पे एक्ट होने वाले सारे के सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगी, वो भी ईस्ट की तरफ होगी। अगर बॉडी अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है तो बॉडी पे एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जो बनेगा वो भी अपवर्ड ही एक्ट करेगा। ये दूसरी बात कंप्लीट हुई। तीसरी बात जो सेकंड पॉइंट का वाइस वर्सा है, तीसरी बात ये है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट करेगी एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में बॉडी पे एक्ट होने वाला रिजल्टेंट फोर्स भी होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि जो भी हमारी बॉडी के एक्सीलरेशन का डायरेक्शन आपको दिया होगा एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में बॉडी पे एक्ट होने वाला रिजल्टेंट फोर्स होना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स होना चाहिए। और ये तीसरी बात भी आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। मैंने जो 3 बातें बोली एक बार मैं वापस से रिपीट कर दूं आपके लिए। एफ क्या होता है, एफ बॉडी पे एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट होता है। दूसरी बात, जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होगी एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी। एंड तीसरी बात, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी उसी डायरेक्शन पे एक्ट होने वाला रिजल्टेंट फोर्स होता है। और ये 3 बातें आपको किसी भी कीमत में भूलना नहीं है। अब मैं सवाल की तरफ आता हूं। अब लिफ्ट कौन से डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में होना चाहिए तो आप क्या जवाब देंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स भी डेफिनेटली अपवर्ड ही होना चाहिए। अब एक बात बताओ, इस लिफ्ट पे ऊपर की तरफ एक्ट होने वाला कौन सा फोर्स आपको ऑब्जर्व हो रहा है, तो एक ही फोर्स है जो इस सपोर्टिंग केबल पे एक्ट हो रहा है, या जो सपोर्टिंग केबल है मेरी उसमें जो टेंशन का डेवलपमेंट हुआ वही तो एक सिंगल अपवर्ड फोर्स है, और तो कोई अपवर्ड फोर्स है नहीं। मतलब ये मेरी इंडिविजुअल अपवर्ड फोर्स है। मींस इस लिफ्ट के ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्ट हो रहा है जो कि हमारी स्ट्रिंग में रहने वाली टेंशन है ना। लेकिन इसके अलावा इस लिफ्ट पे अलोंग विद द मैन एक और फोर्स एक्ट हो रहा है जो हमारी ग्रेविटी, हमारी अर्थ अप्लाई कर रही है। आप अर्थ के सरफेस के पास रहते रहते ग्रेविटेशनल फोर्स को एस्केप नहीं कर सकते। हम सब पे हमारी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है, और इसीलिए इस लिफ्ट में अलोंग विद द मैन एक डाउनवर्ड फोर्स है। और डेफिनेटली हम जानते हैं कि जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो बॉडी का वेट भी कहलाती है, वो होती है W इक्वल्स टू mg। तो m की वैल्यू 1000, g की वैल्यू 10, तो डेफिनेटली 10,000 न्यूटन का एक डाउनवर्ड फोर्स भी है। यहां तक की तो बात क्लियर है। एक अपवर्ड फोर्स है, एक डाउनवर्ड फोर्स है, और क्योंकि लिफ्ट पे आने वाली एक्सीलरेशन अपवर्ड है तो रिजल्टेंट फोर्स भी अपवर्ड होना चाहिए। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टेंशन T को बड़ा होना चाहिए कि W वेट को बड़ा होना चाहिए, तो आप जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। सोचिए, क्योंकि हमारी लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रही है तो रिजल्टेंट फोर्स भी ऊपर की तरफ है, और इसीलिए टेंशन T को बड़ा होना चाहिए एंड W वेट को छोटा होना चाहिए। जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज सेम डायरेक्शन में होते हैं तब उनके रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम उनकी मैग्नीट्यूड का एल्जेब्रिक सम कर देते हैं, और जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तब उनके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हम उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। एक बार फिर से मैं कह दूं, अगर मान लिया जाए दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं A एंड B,
सेम डायरेक्शन में है तब उनका रिजल्टेंट a प्लस बी हो जाएगा, और अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज अपोजिट डायरेक्शन में है तब उनका रिजल्टेंट a माइनस बी हो जाएगा अगर a बड़ा और b छोटा है तो, और रिजल्टेंट फोर्स a की तरफ होगा। ठीक, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। तो क्योंकि दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तो डेफिनेटली F मेरा रिजल्टेंट फोर्स होता है, तो डेफिनेटली F की जगह में मैं लिख सकता हूं T माइनस 10,000। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द लिफ्ट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ द लिफ्ट, m हो गया मेरी लिफ्ट का मास जो कि 1000 kg हमें गिवन है, एंड एक्सीलरेशन की जगह में मुझे लिख देना चाहिए 1। तो फाइनली टेंशन T की वैल्यू आ गई, तो RHS में 1000 है, LHS से 10,000 RHS में जाकर प्लस 10,000 होके फाइनली आंसर मुझे 11,000 न्यूटन मिलने वाला है, जो इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो मैं डेफिनेटली ऑप्शन 4 के साथ जाऊंगा जो इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT प्रीलिम्स 2011 से है, एंड क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मास m इट्स नॉर्मली अ रिजिड वॉल विथ वेलोसिटी v एंड बाउंसेस बैक विद द सेम वेलोसिटी, द इम्पल्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी इज। बहुत इजी क्वेश्चन है और काफी इजीली किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हार्डली अपने को 5 सेकंड का समय चाहिए, बट मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर पूछा गया इम्पल्स, इम्पल्स के बारे में यहां पर जानकारी पूछी गई है, तो मैं आपको बता दूं इम्पल्स होता क्या है। इम्पल्स आई होता है चेंज इन मोमेंटम। अगर मान लिया जाए एक बॉडी मूव कर रही है तब उसके साथ कुछ ना कुछ मोमेंटम एसोसिएटेड है। अब मान लो किसी टाइम इंटरवल में उस बॉडी की मोमेंटम में कुछ बदलाव आ गया, देन जो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू होगी वही उस टाइम इंटरवल में उस बॉडी पे एक्ट होने वाला इंपल्स होगा। तो इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। एक फॉर्मूला और है, दूसरा फॉर्मूला है अगर आपको उस बॉडी पे एक्ट होने वाले फोर्स की जानकारी हो और उस फोर्स के एक्शन का टाइम इंटरवल पता हो आपको, मीन्स कितने समय तक उस बॉडी पे फोर्स एक्ट की है, अगर वो भी पता हो तब डेफिनेटली आप फोर्स एंड टाइम इंटरवल की मदद से भी इंपल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड इन दैट केस फॉर्मूला हो जाता है F इंटू डेल्टा टी। ये भी हमारा एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से इंपल्स निकाला जा सकता है। लेकिन अगर मान लो फोर्स वेरिएबल हो तब उस केस में हम इंटीग्रेशन ऑफ F dt की मदद से भी इंपल्स निकाल सकते हैं। ठीक, तो अगर फोर्स एंड टाइम इंटरवल को लेकर के जानकारी हो तब आप इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसे तब यूज करना जब फोर्स यूनिफॉर्म हो, और अगर वेरिएबल फोर्स हो तो डेफिनेटली आपको कैलकुलस की मदद से प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। लेकिन अगर आपको मान लो मास की जानकारी हो, वेलोसिटी की जानकारी हो, जिससे आप मोमेंटम निकाल सको, तो डेफिनेटली आप चेंज इन मोमेंटम की मदद से इंपल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सवाल में जिस तरह की जानकारी आपको अवेलेबल होगी अकॉर्डिंगली आपको डेल्टा पी और F डेल्टा टी दोनों में से कोई एक फॉर्मूले को चूज करना है। डन। नाउ अब यहां पर हमारे सवाल में एक रिजिड वॉल है। अब कहता है कि इस रिजिड वॉल की तरफ एक बॉडी जिसकी मास कैपिटल M गिवन है, p वेलोसिटी के साथ आई, नॉर्मली मींस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आई, टकरा करके वापस लौट गई। तो लौटने के दौरान डेफिनेटली जब वो टकरा करके लौटी होगी, तो मैं नीचे ड्राइंग बना देता हूं थोड़ा समझाना आसान होगा, तो इस तरह से वो लौट गई, है ना। जितनी वैल्यू के साथ वो आई थी उतनी वैल्यू के साथ वो लौट रही, मतलब जितनी स्पीड उसके आने के दौरान थी उतनी ही स्पीड उसकी जाने के दौरान भी है, और मास में तो कोई बदलाव आएगा नहीं। तो ये हमारी सिचुएशन है। अब देखिए हम जानते हैं कि जो मोमेंटम है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मोमेंटम के साथ डायरेक्शन भी एसोसिएटेड है। और इसीलिए अब अगर मैं ये आपसे पूछूं कि इनिशियल मोमेंटम की मैग्नीट्यूड कितनी है, तो इनिशियल मोमेंटम p1 डेफिनेटली mv है, बट डायरेक्शन वाइज बात करूं तो डेफिनेटली ये राइट वर्ड है एज पर द ड्रॉइंग। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं फाइनल मोमेंटम की क्या मैग्नीट्यूड है, तो फाइनल मोमेंटम की मैग्नीट्यूड भी mv है, बट अगर मैं डायरेक्शन एसोसिएट करके बात करूं तो डेफिनेटली डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है। तो दोनों मोमेंटम का डायरेक्शन तो अपोजिट है, ये बात तो तय हो गया है ना। अब हमें निकालना क्या है, p2 माइनस p1 निकालना है। तब इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं p2 प्लस ऑफ माइनस p1, हाँ कि नहीं। मैं p2 माइनस p1 को p2 प्लस ऑफ माइनस p1 लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और ये बात मैंने आपको सिखाई है पहले भी वेक्टर की, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, कि अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो बिना मैग्नीट्यूड का बदलाव करते हुए हम क्या करते हैं, सिर्फ डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। अगर आप किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस साइन मल्टीप्लाई करने से वेक्टर की मैग्नीट्यूड में बदलाव नहीं आता, बट उस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन जरूर बदल जाता है, और कितना एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता है, मींस 180 डिग्री टर्न हो जाती है वेक्टर का डायरेक्शन। और इस वे में हम चीजों को कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं। तो काम करते हैं ना, p2 मेरा किस तरफ है,
लेफ्ट की तरफ है ना, देखिए P2 मेरा लेफ्ट की तरफ है, P1 किस तरफ है, P1, तो P1 मेरा राइट की तरफ है। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि माइनस P1 किस तरफ होगा, तो क्योंकि प्लस P1 राइट की तरफ है तो माइनस P1 तो लेफ्ट की तरफ आना चाहिए। अब P2 भी लेफ्ट की तरफ, माइनस P1 भी लेफ्ट की तरफ, और इन दोनों को मुझे करना क्या है, इन दोनों को मुझे ऐड करना है, ऐड है ना। और अभी जस्ट इसके पहले वाले सवाल में मैंने आपको क्या समझाया कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज का सेम डायरेक्शन हो तब उनके रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम उनकी मैग्नीट्यूड का सम कर देंगे, और अगर वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तब उनके रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम उनकी मैग्नीट्यूड का डिफरेंस लेते हैं। अब जिनको मुझे ऐड करना है, जिसमें एक P2 है और दूसरा माइनस P1 है, तो P2 भी लेफ्ट की तरफ, माइनस P1 भी लेफ्ट की तरफ, और इनको ऐड करना है। और क्योंकि P2 एंड माइनस P1 दोनों का डायरेक्शन सेम है, मेरा यहाँ पर इंपल्स के मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम कर देना चाहिए। सो mv प्लस mv विल बिकम 2mv, और इसीलिए 2mv इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो मैं ऑप्शन 4 के साथ जाऊंगा जो कि इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है भी। तो जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तब वो मोमेंटम के डायरेक्शन को लेना भूल जाते हैं और हड़बड़ी में आंसर 0 टिक कर देते हैं, तो +4 के चक्कर में -1 हो जाता है। तो ध्यान रखें, इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि चेंज इन मोमेंटम या फिर फोर्स इनटू टाइम इंटरवल होता है। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT मेंस 2012 से है, एंड क्वेश्चन है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, it hits the ground with a certain momentum p. If the same stone is dropped from a height 100% more than the previous height, the momentum when it hits the ground will change by. ठीक, देखिए बहुत इजीली कर सकते हैं, क्वेश्चन को करना काफी आसान है। देखिए मैं समझाता हूं। कहता है कि एक स्टोन को h हाइट से ड्रॉप किया, तो जब वो कोलाइड की ग्राउंड के साथ, तब उसके मोमेंटम की वैल्यू p थी। अब अगर हम हाइट को 100% इंक्रीज कर दें, अब 100% कितना होगा, तो जो हमारी हाइट थी उतना और बढ़ा दिया। तो पहले अगर हाइट की वैल्यू h थी, तब सेकेंड केस में हाइट कितना होना चाहिए, इट विल बिकम 2h। तो कहता है कि अगर 2h हाइट से अगर हम उसी स्टोन को वापस से ड्रॉप करें, मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, हमें ये बताना है। ठीक है, हम देखिए सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए, अब हमने जब बॉडी को ड्रॉप किया तब डेफिनेटली उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रही होगी और हाइट हमें h गिवन है। तो हम जानते हैं कि फ्री फॉल के केस में जो एक्सेलरेशन होती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होती है, जिसे हम सिंबल g से शो करते हैं। और हम ये भी जानते हैं इसकी वैल्यू 9.8 और हम राउंड फिगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। ठीक, नाउ अब हमको ये निकाल लेना चाहिए कि जब वो ग्राउंड से टकराएगी तो किस वेलोसिटी के साथ टकराएगी, और वेलोसिटी को मैं फिलहाल के लिए v मान लेता हूं। तो मैं फाइनल वेलोसिटी v क्यों निकालना चाहता हूं, क्योंकि मुझको ग्राउंड पे हिट करने के दौरान उस स्टोन की मोमेंटम मालूम है, और हमें मालूम है कि मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो अगर आपको यही नहीं पता रहेगा कि कितने वेलोसिटी के साथ स्टोन ने ग्राउंड को हिट किया, आप उसकी मोमेंटम निकालोगे कैसे। तो इसीलिए मैं v सर्च करना चाहता हूं। हमें u, a, h एंड v इन चारों को रिलेट करना है। तो डेफिनेटली आप काइनेमेटिक्स की थर्ड इक्वेशन की मदद ले सकते हैं, और थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2ax। आप इस इक्वेशन की मदद से डेफिनेटली v निकाल सकते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल टू u तो 0 हो गया, 2 इंटू जी डाउनवर्ड है तो डेफिनेटली पॉजिटिव ले लेते हैं डाउनवर्ड को, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है तो यहाँ पर मैं x की जगह में h पुट कर देता हूँ, एंड फाइनली v की वैल्यू आ गई √2gh, और उस हिसाब से मेरा इनिशियल मोमेंटम p की वैल्यू हो गई mv, एंड यहाँ पर मैं मास को m मान करके चल रहा हूँ, एंड v की वैल्यू पुट कर देता हूँ √2gh। नाउ लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकेंड सिचुएशन की बात करते हैं। सेकेंड सिचुएशन में हमने हाइट को 100% इंक्रीज किया, जितनी हाइट थी उतनी और बढ़ा दिया, तब अब फाइनली हाइट की वैल्यू कितनी हो गई, अब फाइनली हाइट की वैल्यू हो गई 2h। एंड फ्रॉम द सेम इक्वेशन अगर मैं सेकेंड केस के लिए ग्राउंड को हिट करने की वेलोसिटी निकालूं, जिसे मैं मान के चलता हूं v डैश। ना v डैश क्या है, हमारी सेकेंड सिचुएशन में जिस वेलोसिटी के साथ और स्पीड के साथ हमारी स्टोन ग्राउंड को हिट करेगी वो v डैश है। तो डेफिनेटली सेम फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू होनी चाहिए √2, g की जगह में g रहेगा, एंड h की जगह में मुझे 2h लिख देना चाहिए। परफेक्ट बात है कि नहीं। नाउ अब सेकेंड केस में मेरे मोमेंटम को मैं p डैश अगर मान लूं,
तो पी डैश कितना हो जाना चाहिए, तो डेफिनेटली पी डैश हो जाएगा m इंटू वी डैश, जिसे मैं लिख सकता हूँ m इंटू अंडर रूट 4gh। तो ये मेरा फाइनल मोमेंटम हो गया सेकेंड केस के लिए, ये मेरा इनिशियल मोमेंटम है और हमें पूछा क्या गया है कि चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसे एक काम करिए आप, मैं इस 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, तो एक जो 2 है उसका मैं रूट 2 अलग कर देता हूं। अब मेरे पास क्या बचेगा, m इंटू अंडर रूट 2gh, एंड m इंटू अंडर रूट 2gh मेरा शुरुआत का मोमेंटम है, तो शुरुआत की मोमेंटम को यहां पर मैं p लिख देता हूं। तो पहले मोमेंटम की वैल्यू मेरी p थी, बाद में हो गई रूट 2p, और हमको बताना है कि मोमेंटम में क्या बदलाव आया, और हमको आंसर यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, तो परसेंटेज चेंज निकालना है। तो देखिए हो गया p डैश था p, तो दिस इज द चेंज, ये हमारी चेंज्ड वैल्यू है। परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालने के लिए आपको इनिशियल मोमेंटम p को डिवाइड करके इंटू 100 करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरीके से हमें परसेंटेज की वैल्यू मिल जाएगी। तो p डैश की जगह में मैं पुट करूंगा रूट 2p माइनस p बाई p, है ना, p कॉमन लेकर के मैं देखूं तो कैंसिल भी हो जाएगा, एंड फाइनली मुझे मिलने वाला है रूट 2 माइनस 1 इंटू 100। अब हम ये जानते हैं कि रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41, माइनस 1 करूंगा तो 0.41 इंटू 100 करूंगा तो डेफिनेटली आंसर यहाँ पर आ रहा है 41%। तो डेफिनेटली मैं 41% के साथ जाऊंगा। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है और होना भी चाहिए। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2013 से है, एंड क्वेश्चन है 3 ब्लॉक्स विथ मासेस m, 2m एंड 3m आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग्स as shown in the figure. After an upward force F is applied on block M, the masses move upward at constant speed v. What is the net force on the block of mass 2m? ठीक, मैं आपको समझाता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आंसर फोर्थ होगा। क्यों होगा आंसर फोर्थ, क्योंकि यहां पर आपको एक बात कह दी है कि यहां पर जो स्पीड है वो कांस्टेंट है ना, जो स्पीड है वो क्या है हमारी यहाँ पर कांस्टेंट है, और डायरेक्शन अपवर्ड भी हमें यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर v क्या हो गई, मेरी वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, तो हम कहते हैं कि अगर किसी बॉडी के मोशन के दौरान उसकी वेलोसिटी में बदलाव आए, अगर कोई मूव करती हुई बॉडी या फिर कोई भी बॉडी स्टैटिक भी हो सकती है, अब अगर वो अपनी वेलोसिटी को बदले, अगर वो अपनी वेलोसिटी में बदलाव लाए, तब हम कहते हैं कि वो बॉडी एक्सीलरेट हो रही है। अब क्योंकि यहाँ पर तो वेलोसिटी में किसी तरह का बदलाव हो नहीं रहा, सिस्टम ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पर स्पीड की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो भैया वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आया, ना डायरेक्शन में ना मैग्नीट्यूड में, इसीलिए एक्सीलरेशन 0 हो गया। और एक्सीलरेशन 0 होने से f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी 0, इसमें कोई दो राय नहीं है। f इक्वल टू एम ए में अगर a की वैल्यू में 0 पुट कर दूं तो f की वैल्यू 0 होनी चाहिए। और ये कौन सा फोर्स 0 होना चाहिए, डेफिनेटली रिजल्टेंट फोर्स। मैंने आपको बिल्कुल बताया कि f इक्वल टू एम ए में f रिजल्टेंट फोर्स होता है, और इसीलिए रिजल्टेंट फोर्स क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो रिजल्टेंट फोर्स इस m पे भी 0 होगी, इस 2m पे भी 0 होगी, और इस 3m पे भी 0 होगी। तीनों बॉडीज पे एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस जो भी होंगे उन सबका सम 0 होना चाहिए। तो यहां पर हमको क्या पूछा था, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ब्लॉक ऑफ मास 2m पूछा था। तो 2m पे एक्ट होने वाला मुझे नेट फोर्स बताना है, मुझे रिजल्टेंट फोर्स बताना है, और इसीलिए आंसर इस केस में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 2m पे एक्ट होने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2013 से है, क्वेश्चन है एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स in a horizontal plane. 2 of them go off at right angles to each other. The first part of mass 1 kg moves with a speed of 12 meter per second, and the second part of mass 2 kg moves with 8 meter per second speed. If the third part flies off with 4 meter per second speed, then its mass is। ठीक, मैं आपको सवाल समझाता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि एक रॉक है और उस रॉक में एक्सप्लोजन हुआ, और एक्सप्लोजन के कारण उसके 3 हिस्से हुए, और तीनों हिस्सों का जो मूवमेंट है हॉरिजॉन्टल प्लेन में हुआ है ना। यहाँ पे मतलब जो 3 पार्ट मूव किए, तीनों की जो मोमेंटम होगी, तीनों की जो वेलोसिटी होगी, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसा हमको बताया गया है। तो जैसे मान लेते ये हमारा रॉक था और इसके 3 हिस्से हुए, जिसमें पहले हिस्से के मास की वैल्यू हमें 1 kg गिवन है, दूसरे हिस्से के मास की वैल्यू 2 kg गिवन है, एंड थर्ड पार्ट के मास की वैल्यू हमें बतानी है। साथ ही साथ जो फर्स्ट पार्ट था 1 kg वाला,
उसकी स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड पार्ट की 8 मीटर पर सेकेंड, थर्ड पार्ट की 4 मीटर पर सेकेंड, हमें इतना गिवन है। तो देखिए सवाल को सॉल्व करेंगे कैसे, आगे मैं सिचुएशन को फिलहाल एक बार ड्राइंग के थ्रू समझा भी देता हूं। तो यहां पर मान लेते जो 1 kg वाला है, जो 1 kg वाला पार्ट होगा, मान लीजिए वो राइट की तरफ मूव किया और स्पीड उसकी होगी 12 मीटर पर सेकेंड। जो दूसरा हिस्सा है जिसके मास की वैल्यू 2 kg है, मान लिया जाए वो नीचे की तरफ, अब वर्टिकल बोर्ड में तो मैं नीचे ही कहूंगा वरना हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारी तरफ हो जाएगा, है ना। तो इसके मास की वैल्यू हमें गिवन है 2 kg और इसकी स्पीड की वैल्यू हमें गिवन है हाउ मच, 8 मीटर पर सेकेंड। यहां तक की तो बात पहले हम समझते हैं। देखिए अब यहां पर एक सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए कि यहां पर वो कौन सा लॉ है, वो कौन सा कंजर्वेशन लॉ है जिस कंजर्वेशन लॉ की मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपका उसका आंसर सोचना आपके लिए टफ नहीं है। अगर किसी सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट हो, अगर मान लिया जाए वी आर हैविंग अ सिस्टम एंड उस सिस्टम में किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स शामिल ही नहीं है, अगर सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा, उस केस में हम कहते हैं कि उस सिस्टम की लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है और इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये हमारे न्यूटन्स थर्ड लॉ का एप्लीकेशन भी है एंड हम सेंटर ऑफ मास में भी इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। तो अगर किसी सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स ना हो, बाहर से कोई फोर्स एक्ट ना करे, उस दौरान उस सिस्टम की लीनियर मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं आता और ये एक फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉ है जो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए जो रॉक में एक्सप्लोजन आया, जो रॉक एक्सप्लोड करी, उसके एक्सप्लोजन के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके एक्सप्लोजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, उसका इंटरनल मैकेनिज्म, उसकी इंटरनल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होंगे उस रॉक को ब्रेक करने के लिए। जैसे दीपावली में हम बम फोड़ते हैं, तब उस दौरान जो एक्सप्लोजन है वो इंटरनल मैकेनिज्म है ना, वहां पे केमिकल होते हैं, बारूद होता है और उसके बर्स्ट होने के कारण, उसके बर्न होने के कारण डेफिनेटली हमारे बॉम्ब वहां पे हम फूटता हुआ देखते हैं और डेफिनेटली वहां पर उसके कई हिस्से होते हैं जो हर तरफ बिखर जाते हैं। तो ये इंटरनल मैकेनिज्म है और इस केस में कोई एक्सटर्नल फोर्स शामिल नहीं है। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी इस रॉक के एक्सप्लोजन के पीछे कोई एक्सटर्नल फोर्स रेस्पॉन्सिबल नहीं है और इसीलिए मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि इस दौरान उस रॉक के लीनियर मोमेंटम की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। लीनियर मोमेंटम हमारे रॉक की कंजर्व्ड रहेगी। जो भी लीनियर मोमेंटम शुरुआत में रहा था वही लीनियर मोमेंटम बाद में भी होना चाहिए। इनिशियल लीनियर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम, जो बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए ना। शुरुआत में जो रॉक था वो कहीं पे रखा गया होगा, रेस्ट में होगा, तो शुरुआत में हमारे रॉक की वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो क्योंकि शुरुआत में रॉक हमारी रेस्ट में थी, इसीलिए शुरुआत में मोमेंटम की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। तो बाद में कितना होना चाहिए, बाद में भी 0 होना चाहिए और इसीलिए इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम को भी 0 होना चाहिए। यहां पर हम किसके मोमेंटम को 0 कर रहे हैं, हम हमारे पूरे रॉक के मोमेंटम को 0 कर रहे हैं, हम हमारे सिस्टम के मोमेंटम को 0 कर रहे हैं। लेकिन यहां पर इस पार्ट की कुछ मोमेंटम है, कोई बात नहीं, इस सेकेंड पार्ट की भी कुछ मोमेंटम है, कोई बात नहीं, थर्ड पार्ट की भी कुछ मोमेंटम होगी क्या, होगी, बिल्कुल होगी। बट किसकी मोमेंटम 0 रहेगी, उन तीनों पार्ट्स के कंबाइन मोमेंटम की वैल्यू 0 होगी, जो बात आपको समझनी चाहिए। थर्ड पार्ट को लेकर के हम आएंगे, आगे इन दो पार्ट को लेकर के फर्दर और स्टडी करते हैं। क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो सबसे पहले हम इन दोनों पार्ट्स के मोमेंटम के रिजल्टेंट को फाइंड आउट कर लेते हैं, उससे हमें थर्ड पार्ट के मोमेंटम को फाइंड आउट करना इजी जाएगा, हम निकाल पाएंगे। तो देखिए इस पार्ट के मोमेंटम की वैल्यू को एक काम करते हैं, मैं P1 मान लेता हूं, है ना। तो फर्स्ट पार्ट के मोमेंटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास इंटू वेलोसिटी से मुझको मिल जाएगा 12 kg मीटर पर सेकेंड। और इस सेकेंड पार्ट की अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, इससे अगर मैं P2 ले लूं तो डेफिनेटली मास इंटू वेलोसिटी से मुझको मिल जाएगा 16 kg मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले काम करते हैं, हम इन दोनों पार्ट्स के मोमेंटम के रिजल्टेंट को निकाल लेते हैं। सबसे पहले इन दो का तो रिजल्टेंट निकालते हैं। तो यहां पर क्योंकि दोनों वेक्टर्स के टेल कोइंसाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं पैरेललोग्राम लॉ की मदद से इन दोनों मोमेंटम्स का क्या निकाल सकता हूं, रिजल्टेंट निकाल सकता हूं। और रिजल्टेंट डायगोनली होगा हमारे पैरेललोग्राम के, और रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो यहां पर क्योंकि P1 एंड P2 के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट के फॉर्मूले में जो cos 90 की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी एंड फाइनली मुझे बचेगा √a² + b², है ना। तो a² की जगह में P1² विजुअलाइज करिए तो P1 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 144 प्लस
बी स्क्वायर की जगह में हम लिख देंगे P2 स्क्वायर एंड 16 के स्क्वायर की वैल्यू होती है 256। अब इन दोनों के समेशन की वैल्यू 400 आ रही है एंड 400 के रूट की वैल्यू होती है 20। तो मुझे ये समझ में आ गया कि 1 kg एंड 2 kg पार्ट्स के मोमेंटम का जो रिजल्टेंट है वो 12 kg मीटर पर सेकेंड है और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा उस ड्राइंग के आधार पे जो हमने बनाई है। अब वापस से सवाल की तरफ आते हैं। अब हमारा फाइनल मोमेंटम रॉक का कितना होना चाहिए? इट मस्ट बी 0। इसका यह मतलब है कि जो तीसरा हिस्सा है उसकी मोमेंटम एग्जैक्टली 20 kg मीटर पर सेकेंड ही होनी चाहिए, बट डायरेक्शन में एग्जैक्टली ऑपोजिट होना चाहिए। अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं एंड थर्ड पार्ट की मोमेंटम को अगर मैं P3 मान लूं तो थर्ड पार्ट के मास को m मान लेते हैं। थर्ड पार्ट के वेलोसिटी की वैल्यू कितनी गिवन है? हमें 4 गिवन है। तो ये मेरे थर्ड पार्ट की मोमेंटम है और क्योंकि पूरे सिस्टम की मोमेंटम की वैल्यू 0 होनी चाहिए तो ये दोनों मिलकर के जितनी मोमेंटम फॉर्म कर रहे हैं एग्जैक्टली उतना ही मोमेंटम थर्ड पार्ट का होना चाहिए और डायरेक्शन में दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट होने चाहिए। तो इन दोनों का रिजल्टेंट और थर्ड पार्ट की मोमेंटम का जो वेक्टर सम होगा वो 0 हो जाएगा क्योंकि ये और ये दोनों ऑपोजिट हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट और ये थर्ड पार्ट की मोमेंटम आपस में कैंसिल करके फाइनल मोमेंटम को 0 फॉर्म करेंगे और इसीलिए 4m की वैल्यू 20 होनी चाहिए। तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूं? 4m की वैल्यू हो गई 20, तो फाइनली m की वैल्यू 20/4 दैट मस्ट बी इक्वल टू 5 kg और इसीलिए आंसर ऑप्शन 1 होना चाहिए जो कि करेक्ट आंसर है भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2014 से है एंड क्वेश्चन है द फोर्स F acting on a particle of mass m is indicated by the force time graph shown below. The change in momentum of the particle over the time interval from 0 second to 8 second is। देखिए मैं समझाता हूं। इस सवाल को सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है और आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं सिखा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। देखिए यहां पर हमें ग्राफ गिवन है फोर्स एंड टाइम के बीच में और हमें बोला है कि 0 से लेके 8 सेकेंड के बीच में चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। तो आप ही बताइए, चेंज इन मोमेंटम को हम क्या कहते हैं? चेंज इन मोमेंटम को हम कहते हैं इम्पल्स। मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया, हमने क्या सिखाया कि इम्पल्स आई होता है चेंज इन मोमेंटम, है ना। चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स कहते हैं और इसको फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला और सीखा हमने। वो फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। ये भी तो हमने सीखा। मैंने आप लोगों को इम्पल्स फाइंड आउट करने के 2 फॉर्मूले सिखाए और मैंने ये कहा कि जिस तरह की जानकारी आपको अवेलेबल होगी अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूले को सिलेक्ट करना। तो इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम भी होता है, इम्पल्स इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू टाइम भी होता है और दोनों फॉर्मूले इक्वली वैलिड है। अब यहां पर मुझे पूछा है चेंज इन मोमेंटम, जो कि होता है क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। एंड इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का डायरेक्ट मतलब होता है एरिया अंडर द ग्राफ। देखिए कैलकुलस में तो 2 हमारे चैप्टर्स हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप एंड इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। तो जहां पर हम इंटीग्रेशन साइन को यूज करते हैं वहां पर हम ग्राफ का एरिया निकाल रहे होते हैं और जहां हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं वहां पर हम ग्राफ के किसी पॉइंट में स्लोप निकाल रहे होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर फोर्स एंड टाइम के प्रोडक्ट का यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो डेफिनेटली इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया? एरिया किसका? अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया है वही हमारा चेंज इन मोमेंटम होना चाहिए। बट हो गया सॉल्व। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको बेसिकली सिर्फ एरिया फाइंड आउट कर लेना है और क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, चेंज इन मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो ग्राफ मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसे पॉजिटिव लेंगे एंड जो ग्राफ मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में उसे हमें नेगेटिव लेना होगा एंड अकॉर्डिंगली हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो बस सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए ऊपर मेरी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इनटू बेस की बात करूं तो 0 to 2 2 हो गया एंड अगर मैं हाइट की बात करूं तो यहां से लेकर के यहां तक की हाइट 6 हमें गिवन है। तो ये मेरे ट्रायंगल का एरिया हो गया प्लस। अब मैं नीचे वाले पार्ट की बात करता हूं तो नीचे रेक्टेंगल है और क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो मुझे माइनस ले लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहां पर हम जानते हैं L इंटू बी रेक्टेंगल का एरिया होता है। तो L की वैल्यू 2 से 4 हो जाएगी 2 एंड B की वैल्यू 0 से लेकर के 3 तक आना है मुझे। यहां पर जो आप -3 देख रहे हैं वो माइनस मैंने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है तो अलग से लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर L की वैल्यू हो गई 2 एंड B की वैल्यू हो गई 0 से 3 3। तो फाइनली मुझको यहां लिखना चाहिए 2 इंटू 3 प्लस। अब मेरा जो आखिरी एरिया है वो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है और रेक्टेंगल है
तो रेक्टेंगल का एरिया हम जानते हैं L इंटू बी, तो 4 से लेके 8 तक हो गया 4, और यहां से लेकर के यहां तक जो मेरा b है, जो ब्रेड्थ की वैल्यू वो 3 है, तो 4 और ये 3 हो गया मेरा, है ना, तो यहाँ पर 4 इंटू 3 आ जाना चाहिए आंसर। तो 2 टू कैंसिल आपस में, तो यहाँ हुआ 6 माइनस 6, ये 6 बचा, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3 6 प्लस 12, तो प्लस 6 माइनस 6 आपस में कैंसिल, सो फाइनली आंसर आ जाएगा 12, और यूनिट हम जानते हैं केजी मीटर पर सेकेंड भी हो सकती है और न्यूटन सेकेंड भी हो सकती है, बट वैल्यू 12 होगी, तो 12 न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2015 से है, एंड क्वेश्चन है 3 blocks A, B and C of masses 4 kg, 2 kg and 1 kg respectively are in contact on a frictionless surface as shown. If a force of 14 Newton is applied on the 4 kg block, then the contact force between A and B is. All right, मैं आपको सवाल समझाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ब्लॉक्स हैं A, B and C। A के मास की वैल्यू हमें गिवन है 4 kg, B के मास की वैल्यू हमें गिवन है 2 kg एंड C के मास की वैल्यू हमें गिवन है 1 kg, और कहता है कि ये तीनों आपस में कांटेक्ट में है और जिस सरफेस पे है वो सरफेस फ्रिक्शनलेस है। कहता है कि 4 kg वाली ब्लॉक जो कि मेरी ब्लॉक A है, उस पर हमने एक 14 न्यूटन के फोर्स को अप्लाई किया है। तब इस दौरान A एंड B के बीच में जो कांटेक्ट हुआ है, इस कांटेक्ट के दौरान जो डेवलप होने वाला कांटेक्ट फोर्स होगा वो कितना होगा, ये हमें बताना है। देखिए सवाल को मैं डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ एंड थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। डिटेल में इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ या करना चाह रहा हूँ, इन कॉन्सेप्ट्स की जरूरत हमें आगे सवालों में भी होगी, और इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं और फिर इस सवाल को सॉल्व करेंगे, जिसके बाद आप इस क्वेश्चन के एसेंस को समझ भी पाएंगे। देखिए, मान लिया जाए कि आपके सामने एक सिचुएशन है और उस सिचुएशन में एक असेंबली गिवन है आपको। असेंबली में मान लो 2 या फिर 2 से ज़्यादा बॉडीज का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, मीन्स उस असेंबली में जो भी बॉडीज हैं वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रही हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, और फोर्सेस के एप्लीकेशन के दौरान उनमें एक्सीलरेशन भी है। अब मान लिया जाए वहां पर हमें लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करना है, हम लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करना चाहते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करने के लिए हम 4 डिफरेंट बट सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हैं। हम 4 सिंपल स्टेप्स के थ्रू उस असेंबली पे क्या करेंगे, लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे, और उन 4 सिंपल स्टेप्स के नाम हैं, इसमें पहला है हमारा डिसाइड द सिस्टम, सेकेंड है आइडेंटिफाई द फोर्सेस, थर्ड है ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, एंड फोर्थ है राइट इक्वेशंस एंड सॉल्व। ये हमारे 4 सिंपल स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हमें लॉज ऑफ मोशन को यूज करना होता है या फिर अप्लाई करना होता है। एक बार मैं वापस से इन चारों स्टेप्स के नाम बता दूं। डिसाइड द सिस्टम, सेकेंड आइडेंटिफाई द फोर्सेस, थर्ड ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्थ राइट इक्वेशंस एंड सॉल्व। ये हमारे 4 डिफरेंट स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। अब पहले स्टेप की चर्चा करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है हमारा, डिसाइड द सिस्टम। तो ये क्या होता है, सिस्टम यहाँ पर क्या होता है, तो देखिए जो असेंबली आपको गिवन है, उस असेंबली के कौन से हिस्से पे आप लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, वही हिस्सा आपका कहलाएगा सिस्टम। तो मान लेते कि मेरे असेंबली में टोटल 5 बॉडीज हैं, A, B, C, D एंड E, हमारे पास 5 बॉडीज हैं। अब आपको बॉडी A पे लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करना है, या B पे करना है, या C पे करना है, या D पे करना है, या फिर E पे करना है, या फिर A एंड B पे कंबाइनली करना है, या फिर A, B, C पे कंबाइनली करना है। आप कौन से हिस्से पे लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करना चाहते हैं, वही हिस्सा आपका कहलाएगा सिस्टम। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि उस असेंबली के कौन से पार्ट पे आप सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करना चाहते हैं, और वही पार्ट आपका क्या कहलाएगा, वही पार्ट आपका सिस्टम कहलाएगा। तो क्या सिस्टम को डिसाइड करने के लिए कोई एक कंडीशन है, तो बिल्कुल है, एक कंडीशन है जिसे आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है व्हाइल डिसाइडिंग द सिस्टम। और ये कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है कि जो भी आपका सिस्टम है वो सिंगल बॉडी का भी बन सकता है, मल्टी बॉडी का भी बन सकता है, बट अगर मल्टी बॉडीज हैं तब उस केस में हर बॉडी के एक्सीलरेशन सेम होने चाहिए। मतलब अगर मान लिया जाए आपने जो सिस्टम डिसाइड किया है उसमें 3 बॉडीज हैं, तो आपको ख्याल रखना होगा कि तीनों बॉडीज की एक्सीलरेशन सेम होने चाहिए। और जब मैं कहता हूँ एक्सीलरेशन सेम होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। तो सिस्टम आपके एक बॉडी का भी बन सकता है, मल्टी बॉडीज की भी बन सकती है, बट उस सिस्टम के हर एक पार्ट का सेम एक्सीलरेशन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में भी एंड डायरेक्शन में भी। और इस तरह से सबसे पहले हम क्या करते हैं,
सिस्टम को डिसाइड करते हैं। पहला स्टेप कंप्लीट। और फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द फोर्सेस करेंगे, मतलब हम फोर्सेस को आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब उस सिस्टम पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस की एक लिस्ट बनाते हैं। क्योंकि लिस्ट बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जानते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू ही मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। तो भैया कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं अगर वही मुझे नहीं पता होगा तो मैं किस तरह से रिजल्टेंट फोर्स निकालूंगा। तो इसके लिए हम सेकंड स्टेप में उस सिस्टम पे एक्ट होने वाले सारे के सारे फोर्सेस की एक लिस्ट बनाते हैं। थर्ड स्टेप था ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस स्टेप पे हम क्या करते हैं कि उस सिस्टम को एक डॉट से शो करते हैं। इन डॉट से शो करने के बाद जो जो भी फोर्सेस की हमने लिस्ट बनाई थी उसको वेक्टर के फॉर्म में हम लोग उस डॉट पे, जो हमने डॉट बनाया हुआ है सिस्टम को, जो हमने डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है, उस डॉट पे मैं सारे फोर्सेस को क्या करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा वेक्टर के फॉर्म में कि भी कौन सी फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो ये मेरा फ्री बॉडी डायग्राम का ड्रॉ होना कंप्लीट हुआ। एंड फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे एंड सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो जो भी सिस्टम का आपका मास रहा होगा दैट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम करके अपन प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे 4 सिंपल स्टेप्स हैं जो हमको फॉलो करना होता है। नाउ अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखिए अगर मैं ब्लॉक ए पे अगर एक 14 न्यूटन के फोर्स को अप्लाई करूंगा तो आप खुद सोचिए क्या तीनों बॉडी साथ में मूव करेंगी। खुद सोचिए अगर मैं 14 न्यूटन के फोर्स को अगर ब्लॉक ए पे अप्लाई करूं तो ऑब्वियस बात है ना, ए बी एंड सी तीनों के साथ में साइमल्टेनियसली मूवमेंट होगी और जितना एक्सेलरेशन ब्लॉक ए का होगा एग्जैक्टली बी का भी होना चाहिए, उतना सी का भी होना चाहिए। तीनों अलग अलग मूव नहीं कर सकती, साथ में मूव करेंगी। और इसीलिए इस सिचुएशन में मैं चाहूं तो ए बी सी तीनों को इंडिविजुअली भी सिस्टम ले सकता हूं और अगर मैं चाहूं तो तीनों को मैं साथ में भी सिस्टम मान सकता हूं। ये मेरी चॉइस है। और मेरी चॉइस क्यों है, क्योंकि तीनों का एक्सेलरेशन सेम है तो तीनों को साथ में सिस्टम माना जा सकता है। तो एक काम करते हैं, हम तीनों को साथ में सिस्टम मानते हैं और मैं ए बी सी तीनों को साथ में सिस्टम मान लेता हूं। तो मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई द फोर्सेस। तो यहां पर क्योंकि मूवमेंट हॉरिजॉन्टली हो रही है, क्योंकि यहां पर जो भी मोशन है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन के सारे फोर्सेस का जो सम है वो 0 होगा। इसका मतलब ये भी है कि वर्टिकल डायरेक्शन में हमें कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में सिस्टम मेरा क्या है, इक्विलिब्रियम में है और यहां पर जो भी मूवमेंट है वो हॉरिजॉन्टल है। तो मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की चर्चा करता हूं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, कौन, वो ये 14 न्यूटन का, और तो कोई फोर्स है ही नहीं। तो मेरा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। थर्ड क्या था, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, एक डॉट के थ्रू सिस्टम को शो करते हैं और ये क्योंकि मेरा सिस्टम है तो सिस्टम का मास कितना होगा, ए बी एंड सी तीनों के कंबाइन मास के इक्वल होगा। तो 4 + 2 कितना हो गया, 6, 6 + 1 हो गया 7। तो 7 kg की मेरी सिस्टम हो गई और इस पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया है 14 न्यूटन का। तो ये मेरा फ्री बॉडी डायग्राम भी हो गया। एंड फोर्थ स्टेप क्या है, राइट इक्वेशन एंड सॉल्व। एंड इक्वेशन क्या है मेरी, नेट फोर्स इक्वल टू ma। तो यहाँ पर नेट फोर्स की वैल्यू डेफिनेटली हमारी 14 न्यूटन है, मास की वैल्यू 7, एक्सेलरेशन को मैं a ले लेता हूं तो a की वैल्यू फाइनली 14/7 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई। और इससे मुझको एक्सेलरेशन तो मिल गया और ये एक्सेलरेशन ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी तीनों का है ना। तीनों के एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब क्वेश्चन ये है कि ए एंड बी के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स का डेवलपमेंट हुआ है वो कांटेक्ट फोर्स कितना होगा। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि ए को तो इस 14 न्यूटन के फोर्स ने एक्सेलरेट किया, बट इस ब्लॉक बी को एक्सेलरेट करने वाला कौन है। क्या ये 14 न्यूटन का फोर्स ब्लॉक बी पे लगाया क्या हमने, तो बिल्कुल भी नहीं। इस ब्लॉक को तो हमने टच भी नहीं किया है। तो इस ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करने वाली है कौन, इस ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करने वाली है ब्लॉक ए, और ए ने ही बी को एक्सेलरेट किया है एंड सिमिलरली बी ने ही सी को भी एक्सेलरेट किया होगा और इस तरह से हमारा जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ चला गया होगा। तो फाइनली अब पूछा था कि ए ने बी पे कितना फोर्स लगाया, तो इस फोर्स को मैं एफ मान रहा हूं, मान लेते तो एफ की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो क्योंकि ए के बी पे फोर्स लगने के दौरान ही बी एंड सी के साथ में मूवमेंट हो पानी पॉसिबल हुई, तो एक काम करते हैं अब हम बी एंड सी को साथ में सिस्टम ले लेते हैं। वापस से मैं लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करने के लिए 4 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करता हूं। तो अब मैं बी एंड सी को साथ में सिस्टम ले लेता हूं, इसको मैं एक सिंगल बॉडी की तरह ट्रीट कर लेता हूं। तो इन दोनों का कंबाइन मास कितना हो गया,
इन दोनों का कंबाइंड मास हो गया 2 + 1 दैट इज 3 kg। और इस 3 kg के सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना है? एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसीलिए जो F की वैल्यू होगी जो ब्लॉक ए ने ब्लॉक बी पे लगाया होगा, जिसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स भी कह रहे हैं, इसकी वैल्यू डेफिनेटली 3 × 2 होनी चाहिए, दैट इक्वल्स टू 6 न्यूटन। और इसीलिए 6 न्यूटन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। सो ऑप्शन 3 के साथ जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है भी, है ना। यहां पर क्या पूछा था? ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी के बीच में कितना कॉन्टैक्ट फोर्स का डेवलपमेंट हुआ है। यहां पर कॉन्टैक्ट फोर्स का डेवलपमेंट इसीलिए हुआ क्योंकि ब्लॉक ए ने ही ब्लॉक बी पे फोर्स लगाई थी, और जो फोर्स लगाई थी वही कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो इस कॉन्टैक्ट फोर्स के कारण ए के बाद जो मेरा सिस्टम है उसकी एक्सीलरेशन पॉसिबल हो पाई। तो ए के बाद जो मेरा सिस्टम है उसका टोटल मास हो गया मेरा कितना? 3 kg। एक्सीलरेशन तो हमने पहले फाइंड आउट कर लिया था, दैट इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड लॉ न्यूटन्स का फिर से अप्लाई करती है, हमको आंसर तुरंत मिल गया 6 न्यूटन। और इस तरह से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट फेज 2 2016 से है। अ रिजिड बॉल ऑफ मास m strikes a rigid wall at 60 degree and gets reflected without loss of speed as shown in the figure. The value of impulse imparted by the wall on the ball will be। अगेन हमें यहाँ पर impulse पूछा गया है, और मैं आपको बता चुका हूँ impulse होता क्या है। impulse होती है change in momentum, that is p2 minus p1। ये हमें फाइंड आउट करना है। एक फॉर्मूला और बताया था, फोर्स इनटू टाइम, बट क्योंकि यहाँ पर हमें फोर्स एंड टाइम इंटरवल को लेकर के कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली हम इम्पल्स को चेंज इन मोमेंटम के फॉर्मूले से ही हम बेसिकली फाइंड आउट करने वाले हैं। हम यहाँ पर इम्पल्स को चेंज इन मोमेंटम वाला जो फॉर्मूला है उसी के थ्रू ही हम डेफिनेटली इम्पल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे बॉल का मास है m, शुरुआत में उसकी जो स्पीड थी वो थी v। तो शुरुआत में मोमेंटम कितना हो गया? शुरुआत में मोमेंटम हो गया मेरा mv, बिना स्पीड के लॉस के वो रिफ्लेक्ट हुई, तो डेफिनेटली बाद में भी मोमेंटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज mv। तो यहाँ पर क्या मोमेंटम की वैल्यू में कोई बदलाव आया? तो बिल्कुल नहीं आया, मोमेंटम की वैल्यू नहीं बदली, बट देखो डायरेक्शन तो बदला है ना। पहले मोमेंटम का डायरेक्शन इस लाइन के अलोंग था, अब इस लाइन के अलोंग है। तो क्योंकि मोमेंटम का यहाँ पर डायरेक्शन में बदलाव आया है, तो डेफिनेटली मोमेंटम यहाँ पर बदल गई है। देखिए एक वेक्टर क्वांटिटी को हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की हेल्प से डिफाइन करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होता है। अब अगर वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में या फिर दोनों में अगर बदलाव हो गया, तब आप कंक्लूड करेंगे कि हमारी वेक्टर बदल गई है। एक वेक्टर कब नहीं बदलती? जब उसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों नहीं बदलता, बट कोई भी बदल जाए तो हम कहते हैं कि वेक्टर में बदलाव आया है। तो इस केस में भले ही मोमेंटम की मैग्नीट्यूड में बदलाव नहीं आया है, बट डायरेक्शन बदला है, और इसीलिए आप लोग एक्साइटमेंट में आंसर 0 वगैरह मत एज्यूम कर लेना, है ना। यहाँ पर डायरेक्शन बदला है तो यहाँ पर डेफिनेटली इंपल्स होगा जो हमें फाइंड आउट करना है। तब यहाँ पर आपके पास कई तरीके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप P2 माइनस P1 निकाल सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन, और डेफिनेटली इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। बट मैं आपको यहाँ पर एक और तरीका सिखाता हूँ जो कि कंपोनेंट के थ्रू सॉल्व करने का एक तरीका होगा। आप यहाँ पर अगर दोनों ही मोमेंटम के कंपोनेंट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और भी आसान हो जाएगा। और मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कंपोनेंट के थ्रू भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक बहुत अच्छा तरीका होता है, और उस तरीके से भी मैं आपको यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखिए मेरी पहले मोमेंटम की वैल्यू mv है, बाद में भी mv है, तो मोमेंटम की वैल्यू mv है, इतना आप लोग समझ लीजिए। नाउ अब ये जो मोमेंटम था इस लाइन के अलोंग था, अब इसकी दो कंपोनेंट्स होंगी, एक राइटवर्ड होगी और एक डाउनवर्ड होगी, हाँ कि नहीं। नाउ अब अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो अल्टरनेट एंगल ये भी 60 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो नाउ इस मोमेंटम की कंपोनेंट कितनी हो जाएगी? इट विल बी इक्वल टू mv cos 60। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गया कि मेरे मोमेंटम की जो राइटवर्ड कंपोनेंट है वो mv/2 है। एक कंपोनेंट जो इधर आ रही है वो हो जाएगी mv sin थीटा, थीटा 60, sin 60 की वैल्यू √3/2, तो यहाँ पर मैं √3/2 लिख देता हूँ। तो मुझको समझ में आ गया कि मेरी इनिशियल मोमेंटम की दो कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट mv/2 है, दूसरी कंपोनेंट mv × √3/2 है। अब बात करते हैं फाइनल स्टेज की। तो फाइनल मोमेंटम भी mv है। अब
इसकी भी दो कंपोनेंट हो सकती है, एक कंपोनेंट आएगी लेफ्ट की तरफ, दूसरी कंपोनेंट आएगी नीचे की तरफ। अभी लेफ्ट वाली कंपोनेंट कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू mv cos 60 एंड cos 60 की वैल्यू अगेन 1/2। देखिए जिस तरफ आपको एंगल की जानकारी हो उस तरफ की कंपोनेंट के लिए हम वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ cos थीटा मल्टीप्लाई करते हैं, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगी उसमें sin थीटा मल्टीप्लाई होता है। सिमिलरली ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू mv sin 60 √3/2 होता है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया। तो यहाँ तक की तो बात एकदम क्लियर है। अब देखिए ये वाली जो कंपोनेंट है वैल्यू में mv इंटू √3/2 है, ये वाली कंपोनेंट भी कितनी है, mv इंटू √3/2 है। तो मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी डायरेक्शन डाउनवर्ड दिख रहा है, इसका भी डायरेक्शन डाउनवर्ड दिख रहा है। तो दोनों जो कंपोनेंट्स है ना मैग्नीट्यूड में बदले ना डायरेक्शन में बदले, और इसीलिए हम कहते हैं कि वॉल के अलोंग जो मेरा चेंज इन मोमेंटम है वो जीरो होगा। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ इम्पल्स अलोंग द वॉल विल बी जीरो, है ना। मैं यहां पर क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं बात कर रहा हूं अलोंग द वॉल, अलोंग द वॉल की अगर मैं बात करूं तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो मेरा कितना है, जीरो है। दैट मीन्स अलोंग द वॉल जो मेरी इम्पल्स होगी दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। वॉल के अलोंग, वॉल के सरफेस के पैरेलल में मोमेंटम की कंपोनेंट में न तो मैग्नीट्यूड का कोई बदलाव है न तो डायरेक्शन में किसी तरह का बदलाव है, इसीलिए अलोंग द वॉल और वॉल के पैरेलल में मेरी इम्पल्स जीरो होगी। अब बात करते हैं वॉल के सरफेस के परपेंडिकुलर में। तो पहले मेरी कंपोनेंट थी mv/2, अभी भी मेरी कंपोनेंट mv/2 ही है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन बदल गया। पहले मेरी ये कंपोनेंट राइट की तरफ थी, बाद में मेरी कंपोनेंट किस तरफ आ रही है, लेफ्ट की तरफ आ रही है, हाँ कि नहीं। और इसीलिए अगर मैं बात करूं यहां पर परपेंडिकुलर टू वॉल और नॉर्मल टू वॉल अगर मैं बात करूं, तब इस केस में अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकालना चाहता हूं या फिर इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालूंगा। देखिए एक काम करते हैं, हम इस कंपोनेंट को मान लेते हैं P1 और इस कंपोनेंट को मान लेते हैं P2। ठीक, इस कंपोनेंट को मैंने P1 मान लिया और इस कंपोनेंट को मैं मान लेता हूं P2। मुझे डेल्टा P निकालना है, तो बेसिकली मुझे निकालना है P2 माइनस P1, है ना। और मैग्नीट्यूड के लिए मैंने मॉड्यूलस लगा करके रखा है। अब इसे मैं और क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं P2 प्लस ऑफ माइनस P1, ऐसे भी लिख सकता हूं और ऑब्वियसली लिख सकता हूं मैं। नाउ अब क्योंकि P2 मेरा लेफ्ट की तरफ है तो P2 को तो लेफ्ट की तरफ रहने देते हैं, लेकिन मेरा P1 किस तरफ है, तो P1 मेरा राइट की तरफ है। तो उस केस में फिर माइनस P1 किस तरफ हो जाएगा, तो माइनस P1 हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। मैंने बताया आपको किसी वेक्टर के साथ माइनस साइन मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन को 180 डिग्री हमको रिवर्स कर देना होता है, चेंज कर देना होता है। तो नाउ अब क्योंकि P1 राइट की तरफ है तो माइनस P1 लेफ्ट की तरफ है, P2 किस तरफ है, ये भी लेफ्ट की तरफ है, तो P2 भी लेफ्ट की तरफ, माइनस P1 भी लेफ्ट की तरफ, और उन दोनों को मुझे करना क्या है, मुझे ऐड करना है ना। तो डेफिनेटली क्योंकि P2 एंड माइनस P1 दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इनके रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी इन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम, और इसीलिए फाइनली मुझे मिलना चाहिए mv/2 प्लस mv/2 दैट इक्वल्स टू mv, और यही मेरी मोमेंटम का बदलाव होगा और यही मेरी इंपल्स की वैल्यू होगी नॉर्मल टू वॉल और परपेंडिकुलर टू वॉल। तो इसलिए यहां पर अलोंग द वॉल कोई इंपल्स नहीं है, परपेंडिकुलर टू वॉल यहां पर हमारी इंपल्स है जिसकी वैल्यू mv आ रही है, और इसीलिए यहां पर mv ही हमारे सवाल का करेक्ट आंसर होगा। और इसीलिए मैं ऑप्शन 3 के साथ जाऊंगा जो कि इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा, है ना। इस तरह से भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्टली इसे P1 ले सकते थे, इसे P2 ले सकते थे, एंड डायरेक्टली आप P2 माइनस P1 भी करते तो भी आपको आंसर सेम मिलता, कोई बदलाव नहीं आता, आंसर सेम टू सेम ही आता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2017 से है, एंड क्वेश्चन है टू ब्लॉक्स A एंड B of masses 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. The magnitudes of acceleration of A and B immediately after the string each cut are respectively. A very important question. समझा रहा हूं आपको, ध्यान से एकदम सुनिएगा। क्वेश्चन है कि दो ब्लॉक्स हैं A एंड B, A के मास की वैल्यू 3m है, B के मास की वैल्यू m है, और इनको हमने एक मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। जो ये देख रहे हैं स्ट्रिंग, इसी की बात हो रही है। अब कहता है कि इस सिस्टम को एक मासलेस स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया गया सीलिंग के साथ। तो कहता है कि अगर हम A एंड B के बीच में रहने वाली स्ट्रिंग को
अगर कट कर दें, काट दें, तब काटने के तुरंत बाद ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी दोनों के एक्सीलरेशंस क्या होने चाहिए हमें बताना है। ठीक, तो मैं समझाता हूं, देखो ध्यान से सुनिएगा। हाँ देखिए, मान लेते हमने इस स्ट्रिंग को कट कर दिया है ना, हमने कैंची से मान लो स्ट्रिंग को कट कर दिया, तो कह रहा है ए एंड बी के एक्सीलरेशन की वैल्यूज क्या होनी चाहिए जस्ट आफ्टर द कट, है ना, इमीडिएटली आफ्टर द कट हमें बताना है। तो देखिए जैसे ही हम स्ट्रिंग को कट कर देंगे, बी तो अब अर्थ के हवाले हो गई है ना, क्योंकि जैसे ही अगर आपने स्ट्रिंग को कट कर दिया है तो बी पे तो अब एक ही फोर्स लग सकती है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। जब तक ये ब्लॉक ए के साथ कनेक्टेड थी विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग, तब तक इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी था और स्ट्रिंग में रहने वाली टेंशन भी थी। लेकिन जैसे स्ट्रिंग कट हो गया, बी पे अब सिर्फ एक ही फोर्स बचा और वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, और अब ये फ्री फॉल की स्टेट में आ जाएगी। और इसीलिए अब जो बी का जो एक्सीलरेशन होगा, जो बी का एक्सीलरेशन होगा वो ऑब्वियसली होना चाहिए इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा डाउनवर्ड। तो एक्सीलरेशन ऑफ बी को लेकर के तो बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि उसकी वैल्यू जी ही रहेगी और डाउनवर्ड रहेगी। अब बात करते हैं ब्लॉक ए के एक्सीलरेशन की, और ये कॉन्सेप्चुअल एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक स्प्रिंग, मैं बात कर रहा हूं स्प्रिंग की, एक स्प्रिंग फोर्स कब अप्लाई करती है आपको पता है? एक स्प्रिंग में फोर्स का डेवलपमेंट तभी होता है जब आप उस स्प्रिंग की लेंथ को उसके नेचुरल लेंथ से बदलते हैं। एक स्प्रिंग कभी भी अपने नेचुरल लेंथ में फोर्स अप्लाई नहीं करती। एक स्प्रिंग तभी फोर्स अप्लाई कर सकती है जब आप उसके नेचुरल लेंथ में किसी तरह का बदलाव करेंगे, और लेंथ में बदलाव करने के दो तरीके हैं, या तो आप खींच के लंबा कर दो, या तो दोनों एंड से प्रेस करके उसे छोटा कर दो, या तो आप स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा दो या कम कर दो। दोनों ही सिचुएशंस में स्प्रिंग में क्या होता है, फोर्स का डेवलपमेंट होता है, और इस फोर्स को हम कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। एंड स्प्रिंग फोर्स एफ निकालने का फॉर्मूला होता है के इंटू एक्स। स्प्रिंग फोर्स एफ निकालने का जो फॉर्मूला है वो है के इंटू एक्स, वेयर एक्स इज चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, है ना। यहां पर जो एक्स है वो स्प्रिंग की लेंथ में आने वाला चेंज है। मैं एक बार वापस से कह दूं, एक्स स्प्रिंग की लेंथ नहीं होती, एक्स स्प्रिंग की लेंथ में आने वाला चेंज होता है। अगर आप किसी स्प्रिंग की लेंथ में चेंज लाते हैं फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, तब चेंज की वैल्यू जो होगी वही मेरा एक्स होगा, और इसी एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग में यहां पर फोर्स का डेवलपमेंट होता है। तो अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो एफ जीरो होगा, एक्स की वैल्यू नॉन जीरो होगी तो एफ की वैल्यू भी नॉन जीरो होती है। और यहां तक की बात आपको बिल्कुल पहले समझ लेना चाहिए। नाउ अब हम सवाल की तरफ आते हैं। तो देखिए स्ट्रिंग को कट करने के पहले जो हमारे ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी की बात अगर हम करें, तो दोनों के वेट को इस स्प्रिंग ने मैनेज किया हुआ था। देखिए अगर मैंने स्ट्रिंग को कट नहीं किया है तो डेफिनेटली इस स्प्रिंग ने एक फोर्स का डेवलपमेंट किया हुआ है, और उसी फोर्स के कारण इसने ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी दोनों के वेट को मैनेज किया होगा, दोनों के वेट को बैलेंस किया होगा। क्योंकि इन दोनों बॉडीज को अर्थ नीचे की तरफ पुल कर रही है, बट ये नीचे तो जा नहीं रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि स्प्रिंग ने इन दोनों के वेट को बैलेंस किया हुआ है, और इन दोनों के वेट को बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग ने कितना फोर्स का डेवलपमेंट किया होगा? तो क्योंकि टोटल डाउनवर्ड फोर्स इन दोनों बॉडी के वेट को अगर मिला करके बात करूं, तो क्योंकि टोटल डाउनवर्ड फोर्स की वैल्यू 4 mg होगी नीचे की तरफ, तो स्प्रिंग ने भी डेफिनेटली 4 mg अमाउंट का एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई किया होगा, जिससे इन दोनों ब्लॉक्स पे एक्ट होने वाले रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0, और इसीलिए हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस पर्टिकुलर केस में जो हमारी स्प्रिंग है उसमें डेवलप्ड फोर्स F कितना होना चाहिए, तो डेफिनेटली F की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 mg, है ना। A एंड B दोनों के वेट को बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग ने एक फोर्स F डेवलप किया है जिसकी वैल्यू है 4 mg, एंड इस 4 mg फोर्स के डेवलपमेंट के लिए डेफिनेटली हमारी स्प्रिंग के लेंथ में कोई ना कोई बदलाव तो आया होगा। स्प्रिंग ने इस फोर्स को डेवलप करने के लिए अपनी लेंथ में कुछ चेंज लाया होगा, और उसी चेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग में ही हमारी इस फोर्स 4 mg का डेवलपमेंट हुआ होगा। तो डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस F की वैल्यू जिसको हम kx कहते हैं, ये हमारी 4 mg के बराबर होनी चाहिए, और जो भी 4 mg के फोर्स के डेवलपमेंट के लिए चेंज इन लेंथ होना चाहिए वो स्प्रिंग ने मैनेज किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। लेकिन जैसे ही हमने स्ट्रिंग को कट कर दिया, स्ट्रिंग को कट करते ही ब्लॉक बी तो अर्थ के हवाले हो गई। अब ब्लॉक बी के वेट को तो इसे मैनेज करना नहीं है स्प्रिंग को,
अब तो सिर्फ उसे ब्लॉक ए को संभाले रखना है, लेकिन ब्लॉक ए को संभाले रखना तो जरूर है, लेकिन क्योंकि स्प्रिंग की लेंथ में एक बदलाव आया हुआ था और उसी बदलाव के कॉरेस्पॉन्डिंग में ऊपर की तरफ डेवलप होने वाले फोर्स की वैल्यू 4 mg थी, तो ये फोर्स की वैल्यू जो स्प्रिंग ने अप्लाई की हुई है ये तब तक नहीं बदल सकती जब तक स्प्रिंग की लेंथ में कोई बदलाव नहीं आएगा। और इसीलिए क्या होगा, अब स्प्रिंग जो फोर्स अप्लाई कर रही है इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, उस इंस्टेंट में अभी भी फोर्स की वैल्यू कितनी मेंटेन होनी चाहिए, ऊपर की तरफ 4 mg ही मेंटेन होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात यहां तक कि आपको समझ में आई होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्प्रिंग ने इस 4 mg अमाउंट के फोर्स को डेवलप करने के लिए अपनी लेंथ में कोई बदलाव लाया है। तो बी को जैसे मैंने हटा दिया, बी को हटाने के इंस्टेंट पे स्प्रिंग के लेंथ में थोड़ी कोई बदलाव आ चुका है। बदलाव तो थोड़ी देर के बाद आएगा ना, ये फिर बदलाव आना स्टार्ट होगा, बट इमीडिएट वर्ड यहां पर यूज किया गया है, तो इमीडिएटली तो लेंथ नहीं बदल सकती, लेंथ तो बदलने में समय लगेगा। तो क्योंकि स्प्रिंग की लेंथ में ऑलरेडी एक बदलाव था और उस बदलाव के कॉरेस्पॉन्डिंग में क्योंकि फोर्स की वैल्यू 4 mg थी, तो फोर्स अभी भी ऊपर की तरफ 4 mg ही मेंटेन रहेगा। लेकिन ब्लॉक बी क्योंकि हट चुका है तो ब्लॉक ए अकेला बचा, और इस ब्लॉक ए के लिए अगर मैं वेट की बात करूं तो इस पे एक्ट होने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 3 mg है, बट इस पे एक्ट होने वाली अपवर्ड फोर्स अभी भी 4 mg है। और इसीलिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो अब मेरा ब्लॉक ए इक्विलिब्रियम में नहीं है, इस पे दोनों तरफ एक्ट होने वाले फोर्सेस की वैल्यूज डिफरेंट है। और अब अगर मैं आपसे रिजल्टेंट फोर्स की बात करूं, इट विल बी इक्वल टू 4 mg माइनस 3 mg, और यही रिजल्टेंट फोर्स अब हमारे ब्लॉक ए पे है। एंड रिजल्टेंट फोर्स एफ हमेशा कितना होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ए का मास 3m है एंड एक्सीलरेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो 4 mg माइनस 3 mg इज mg इक्वल टू 3ma। तो अगर मैं एक्सीलरेशन ऑफ ए निकालना चाहता हूं तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, मुझको mg से 3m को डिवाइड करना पड़ेगा, तो mm कैंसिल होकर के फाइनली मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है g/3, और यही हमारी एक्सीलरेशन ऑफ ए होनी चाहिए जो कि अपवर्ड होगी। और फाइनली मुझे आंसर मिल चुका है। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए कितनी हो जाएगी, g/3, एंड एक्सीलरेशन ऑफ बी होगी g। सो ऑप्शन 1 मुझे करेक्ट दिखता है, जो कि इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2018 से है, एंड क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a smooth inclined wedge ABC of inclination theta as shown in the figure. The wedge is given acceleration a towards right. The relation between a and theta for the block to remain stationary on the wedge is। मैं आपको सवाल समझाता हूं। हालांकि इस केस में जो आंसर है हमारे सवाल का वो रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, और अगर आपको रिजल्ट याद है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 सेकंड का समय लेंगे, बट अगर आपको याद नहीं है तो डेफिनेटली आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। बट मेरा सजेशन रहेगा कि इस क्वेश्चन के रिजल्ट को आप याद रख लीजिए, बट निकालना कैसे आंसर मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम जानते हैं कि यहाँ पर जो सरफेस हमें गिवन है वो कैसी सरफेस है, स्मूथ है। तो अब अगर आप एक स्मूथ सरफेस पे जो कि इंक्लाइंड भी है, अगर एक ब्लॉक को रख दोगे तो ब्लॉक क्या हो जाएगी, फिसल जाएगी। वो क्यों फिसलेगी, क्योंकि इसका जो वेट है, इस पे जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की अलोंग द सरफेस एक कंपोनेंट है, और उस कंपोनेंट के कारण ये बॉडी स्लिप हो जाएगी, फिसल जाएगी। लेकिन अगर एक काम करें, अपन इस वेज को फोर्स अप्लाई करके एक्सीलरेट करवाना चालू करते हैं, तो अगर मैं इस वेज को एक्सीलरेट कराऊंगा तब वेज एंड ब्लॉक के बीच में जो कॉन्टेक्ट हुआ है, और उस कॉन्टेक्ट के कारण जो कॉन्टेक्ट फोर्स का डेवलपमेंट होगा, जो कि यहाँ पर नॉर्मल फोर्स होगी, उस नॉर्मल फोर्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट आएगा। देखिए मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, सुनेंगे एकदम ध्यान से। यहाँ पर फ्रिक्शन तो है नहीं, है ना, तब इस केस में वेज एंड ब्लॉक के बीच में जो भी कांटेक्ट फोर्स होगा वो हमारा नॉर्मल फोर्स ही होगा, और कोई फोर्स हो नहीं सकता। देखिए, कांटेक्ट फोर्स का डेवलपमेंट कब होता है, तो कांटेक्ट फोर्स का डेवलपमेंट तब होता है जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती हैं। तो अगर मान लिया जाए दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट बनाए, तब वो दोनों कांटेक्ट में आने के दौरान एक दूसरे पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं, जिस फोर्स को हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। और इस कांटेक्ट फोर्स की 2 कंपोनेंट हो सकती हैं। एक कंपोनेंट होती है सरफेसेस के परपेंडिकुलर में, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स, और दूसरी कंपोनेंट होती है सरफेसेस के पैरेलल में, जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। और क्योंकि यहाँ पर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन तो है नहीं, और फ्रिक्शन न होने के कारण यहाँ पर जो भी कांटेक्ट फोर्स है वो नॉर्मल ही होगा। तो अब हुआ क्या कि जैसे ही हमने इस वेज को फोर्स अप्लाई करके एक्सीलरेट करना चालू किया, इस एक्सीलरेशन के कारण या फिर इस फोर्स के कारण
ये वेज इस ब्लॉक पे जो नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगी उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट आएगा। हालांकि जब वेज मेरा रेस्ट में था तब भी इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल फोर्स था, एक कॉन्टेक्ट फोर्स था, लेकिन अगर आप इस वेज को फोर्स अप्लाई करके एक्सीलरेट करवाते हो तो इस नॉर्मल फोर्स की वैल्यू में आएगा इंक्रीमेंट। और हो सकता है कि नॉर्मल फोर्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट आते आते इसकी जो अपवर्ड कंपोनेंट होगी वो इसके वेट को मैनेज कर ले, बैलेंस कर ले। और अगर ऐसा हो गया तो डेफिनेटली ये जो मेरी ब्लॉक है स्लिप करना बंद कर देगी, फिसलना बंद कर देगी, और तब ये दोनों रिलेटिवली क्या हो जाएंगे, आपस में स्टेशनरी हो जाएंगे, रेस्ट में आ जाएंगे। और इसी तरह से हमको जवाब देना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो मान लिया जाए मैंने इस वेज के एक्सीलरेशन को ए मेंटेन किया। ए मेंटेन करने के दौरान इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल फोर्स है, फिर कॉन्टेक्ट फोर्स का डेवलपमेंट हुआ, वो एन हुआ। अब इस एन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट राइटवर्ड आएगी और एक कंपोनेंट अपवर्ड आएगी। तो देखिए फ्रॉम ज्योमेट्री हम बिल्कुल कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होना चाहिए। अब ये दोनों का समेशन 90 है, ये दोनों का समेशन भी 90 है, तो क्योंकि ये कॉमन एंगल है तो ये भी थीटा होना चाहिए, है ना। ज्योमेट्री से हम पता कर सकते हैं कि ये वाला एंगल थीटा आएगा। तो नॉर्मल की अपवर्ड कंपोनेंट हो गई एन कॉस थीटा, राइटवर्ड कंपोनेंट हो गई एन साइन थीटा। नाउ अब जैसे कि मैंने कहा कि इस बॉडी पे इसका वेट भी एक्ट कर रहा था जो कि mg के इक्वल था। तो अब अगर मान लिया जाए n cos थीटा mg को बैलेंस कर बैठे तो क्या होगा, अगर n cos थीटा mg को बैलेंस कर बैठे तब मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो गया और अब इस बॉडी को फिसलाने वाला कोई रहा नहीं, और इसीलिए बॉडी क्या हो जाएगी, मेरी स्टेशनरी हो जाएगी, रुक जाएगी। और जहां तक n sin थीटा का सवाल है तो क्योंकि वेज एक्सीलरेट हो रहा है a वैल्यू के साथ, तो इस ब्लॉक को भी एक्सीलरेट करने के लिए तो फोर्स चाहिए, और कौन सी फोर्स यहां पर काम आएगी, n sin थीटा। तो n sin थीटा इस ब्लॉक को एक्सीलरेट करेगी एंड n cos थीटा इस बॉडी के वेट को क्या करेगी, बैलेंस कर देगी। तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि n sin थीटा की वैल्यू डेफिनेटली मास ऑफ द ब्लॉक इनटू इट्स एक्सीलरेशन होनी चाहिए, जो कि वेज की भी एक्सीलरेशन है, क्योंकि आपस में इनको हमको क्या रखना है, स्टेशनरी रखना है। एंड n cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेफिनेटली इट विल बी इक्वल टू mg। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड करूं तो n और n आपस में कैंसिल होकर मुझे क्या मिलेगा, tan थीटा इक्वल्स टू a बाई जी, एंड फाइनली a की वैल्यू आ जाएगी g tan थीटा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो g tan थीटा ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है विदाउट अ डाउट, और बिल्कुल आपको इस रिजल्ट को याद रखना चाहिए। नाउ यहां पर दो बातें और मैं आपको सिखा दूं। अगर इस वेज की एक्सीलरेशन इससे छोटी है तो बॉडी नीचे की तरफ स्लिप करेगी, और करेगी, बिल्कुल करेगी। अगर आपने इस वेज के एक्सीलरेशन को g tan थीटा से छोटा मेंटेन किया है, इन दैट केस द ब्लॉक की डाउनवर्ड एक्सीलरेशन होगी। अगर आपने इस वेज के एक्सीलरेशन को इससे बड़ा मेंटेन किया है, अगर इससे ज्यादा वैल्यू अगर आप मेंटेन करते हैं, तब इस केस में मेरी ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सीलरेट होती है, और अगर सेम रही तो बॉडी स्टेशनरी हो जाती है। और ये तीनों बातें आपको याद रखनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 से है, एंड क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय थ्री फोर्सेस शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल PQR, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हील। ठीक, मैं आपको समझाता हूं, काफी आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पार्टिकल पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और उन तीनों फोर्सेस को एक ट्रायंगल के थ्रू, PQR ट्रायंगल के थ्रू शो किया गया है। तो कहता है कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी शुरुआत में v थी तो बाद में क्या होगी, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, रिमेन कांस्टेंट, और जो भी होगा हमें जवाब देना है। तो देखिए कैसे देंगे हम आंसर। तो काम करते हैं, इन तीनों फोर्सेस के नाम मैं रख देता हूं A, B एंड C। मान लेते A, B, C मेरे तीन फोर्सेस थे। अब इन तीनों फोर्सेस का अगर वेक्टर सम 0 हो जाए तब रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी और वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। और अब अगर मान लेते इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर 0 न हुआ, तो अगर इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट नॉन जीरो हुआ तो डेफिनेटली हमारी बॉडी एक्सीलरेट करेगी और उसकी वेलोसिटी में बदलाव आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा, और उसको लेकर के हमें यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करना है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर हम दो वेक्टर्स को ट्रायंगल के दो साइड से शो करें, रिप्रेजेंट करें, सच दैट एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड करना चाहिए, इन दैट केस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होगी वो क्या होगी, हमारी उन दो वेक्टर क्वांटिटीज के रिजल्टेंट को शो करेगी,
और जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा वो फर्स्ट वेक्टर के टेल से लेकर के दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ होगा। शायद मैंने जो बात बोला आपको, अगर मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा तो आपको बेटर वे में समझ में आएगा। ट्रायंगल लॉ कहता है कि आपको दो वेक्टर्स को ट्रायंगल के दो साइड से शो करना है। तो जैसे मान लेते हैं मैं वेक्टर ए एंड बी की बात करता हूँ, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को मैंने ट्रायंगल की दो साइड से शो किया है। एंड शो करने के दौरान कंडीशन ये है कि एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड करना चाहिए, जो यहाँ पर कर भी रहा है। वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो बिल्कुल सिचुएशन यहाँ पर एकदम परफेक्ट है। लॉ कहता है कि फिर जो ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी वो हमारे इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को शो करेगी। एंड रिजल्टेंट का डायरेक्शन फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड की तरफ होगा। मतलब इस केस में आप ये जो वेक्टर देख रहे हैं इट इज नथिंग बट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जिसे मैं रिजल्टेंट आर मान लेता हूं, है ना। तो ए एंड बी का ये रिजल्टेंट है। लेकिन अगर आप वेक्टर सी को देखोगे, वेक्टर सी ए एंड बी के रिजल्टेंट के जस्ट ऑपोजिट है। इसका क्या मतलब हुआ कि ए एंड बी का जो भी रिजल्टेंट था उस रिजल्टेंट को वेक्टर सी ने कैंसिल कर दिया। और इसीलिए हम बिल्कुल कंक्लूड कर सकते हैं कि ए बी मिलकर के जिस वेक्टर को फॉर्म किए थे, जिस फोर्स को रिड्यूस किए थे, वो फोर्स वेक्टर सी के साथ या फोर्स सी से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और इसीलिए इन तीनों फोर्सेस के सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेफिनेटली जीरो हो जाएगी। और इसीलिए एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, इट विल बी जीरो। और इसीलिए हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इट विल बिकम कांस्टेंट। और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा रिमेन कांस्टेंट। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 उड़ीसा से बिलोंग कर रहा है। एंड क्वेश्चन है अ ट्रक इज स्टेशनरी and has a bob suspended by a light string in a frame attached to the truck. The truck suddenly moves to the right with an acceleration of a. In the frame of the truck, the pendulum tilts. ठीक, देखिए मैं आपको सवाल समझा रहा हूँ एंड सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनिएगा, फिर हम ऑप्शंस की तरफ लौटेंगे। कह रहा है कि एक ट्रक है, मान लिया जाए ये ट्रक है हमारी, और ट्रक स्टेशनरी है ना, ये हमारी ट्रक है। और ट्रक सामने, मतलब ये ट्रक का बैक देख रहे हो आप, ये जो ट्रक का बैक साइड को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये मान करके चलिए। मींस जो ड्राइवर है वो मेरी तरफ, मतलब मेरी तरफ फेस करके ड्राइवर ट्रक में बैठा होगा और वो आगे की तरफ चलाएगा, ऐसा आप सिचुएशन मान करके चलिए। तो ये ट्रक का बैक हुआ। तो शुरुआत में ट्रक क्या थी, स्टेशनरी थी, और इसमें एक लाइट स्ट्रिंग के थ्रू एक बॉब अटैच्ड था ट्रक के साथ। अब बोलता है कि सडनली क्या किया ड्राइवर ने, ट्रक को राइट की तरफ टर्न किया। राइट की तरफ टर्न किया मतलब ऐसे टर्न किया होगा, है ना। तो ट्रक को उसने राइट की तरफ टर्न लेना चालू किया। तो क्योंकि ट्रक के पास एक राइटवर्ड एक्सीलरेशन है, तो डेफिनेटली इस ट्रक के अंदर प्रेजेंट हर बॉडी की एक्सीलरेशन ए राइटवर्ड होनी चाहिए, हाँ कि नहीं। एक बात बताओ, अगर आपकी ट्रक राइट की तरफ एक्सीलरेट होगी तो ट्रक के अंदर रखा हुआ हर ऑब्जेक्ट को राइट की तरफ एक्सीलरेट होना चाहिए, और हर ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट होने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो डेफिनेटली जैसे ही मेरा ट्रक राइट की तरफ एक्सीलरेट होना चालू किया, मेरी बॉब भी राइट की तरफ एक्सीलरेट होना चालू की। और बॉब को राइट की तरफ एक्सीलरेट करवाने के लिए डेफिनेटली यहाँ पर जो फोर्स है वो इस स्ट्रिंग से ही डेवलप होगा, और तो कोई एजेंट है नहीं भैया। बॉब तो मेरी हवा से लटक रही थी, है ना, और लटकने के दौरान वो जो सीलिंग थी हमारी ट्रक की, उसके साथ वो स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड थी। तो ट्रक को राइटवर्ड एक्सीलरेट होने के दौरान जो मेरी बॉब है वो भी राइट की तरफ एक्सीलरेट होना चाहती थी, और उसे राइट की तरफ एक्सीलरेट करने के लिए एक ही फोर्स अवेलेबल है बॉब को, जो मिल सकता है हॉरिजॉन्टली राइट की तरफ, जो कि स्ट्रिंग से मिल सकता है। और इसीलिए जो स्ट्रिंग है ना वो वर्टिकल नहीं रह सकती, स्ट्रिंग को इंक्लाइंड होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मेरी स्ट्रिंग वर्टिकल है तो स्ट्रिंग में डेवलप्ड फोर्स भी वर्टिकल होगा, स्ट्रिंग में डेवलप्ड टेंशन भी वर्टिकल होगा, और इसीलिए वर्टिकल फोर्स की कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं बन सकती। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मेरी जो स्ट्रिंग है वो वर्टिकल के साथ कुछ एंगल थीटा फॉर्म करेगी। ऐसा इसलिए मेंटेन होगा क्योंकि अब इस सिचुएशन में जो टेंशन टी होगी, इसकी दो कंपोनेंट्स आएंगी। एक कंपोनेंट आएगी राइट की तरफ और एक कंपोनेंट आएगी ऊपर की तरफ, और ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। मैं थोड़ा सा सिचुएशन को एनलार्ज करके दिखा रहा हूं। जो मेरी स्ट्रिंग पहले वर्टिकल थी, कब वर्टिकल थी, जब मेरा ट्रक रुका हुआ था, तब उस स्ट्रिंग को खाली उस बॉब के वेट को मैनेज करना था। वेट डाउनवर्ड था
टेंशन टी अपवर्ड थी, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। लेकिन जैसी ट्रक राइट की तरफ एक्सेलरेट करना चालू की तो बॉब को भी राइट की तरफ एक्सेलरेशन मिला, और उसे राइट की तरफ एक्सेलरेट करने के लिए स्ट्रिंग ने ही फोर्स अप्लाई किया होगा। तो वर्टिकल स्ट्रिंग कभी भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं दे पाएगी, इसीलिए स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्लाइंड हो जाएगी और वर्टिकल के साथ कुछ एंगल थीटा मेंटेन करेगी। और अब जो टेंशन टी होगा इसके दो कंपोनेंट में एक कंपोनेंट राइटवर्ड होगी और एक अपवर्ड होगी। ना अगर ये एंगल थीटा है तो अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा। टी की अपवर्ड कंपोनेंट हो जाएगी टी कॉस थीटा, राइटवर्ड कंपोनेंट हो जाएगी टी साइन थीटा, और ग्रेविटेशनल फोर्स mg जो होना चाहिए वो है भी। तो अब देखो अब क्या होगा, टी कॉस थीटा mg को बैलेंस कर लेगा, लेकिन टी साइन थीटा तो बच गया, और यही टी साइन थीटा हमारी बॉब को ट्रक के साथ एक्सिलरेट करवाने के लिए हेल्प करेगा, मदद करेगा। और इसीलिए मैं लिख सकता हूं कि टी साइन थीटा जो हमारी बॉब को मिलने वाली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्ट्रिंग के टेंशन की कंपोनेंट है, वही हमारे बॉब को एक्सिलरेट करेगी विद द सेम वैल्यू जो कि हमारी ट्रक की है। एंड टी कॉस थीटा का काम यहाँ पर सिर्फ बॉब के वेट को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, डिवाइड करने से टी टी आपस में कैंसिल होकर क्या मिलेगा मुझे, टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाई जी। और फाइनली मेरा थीटा कितना हो जाएगा, मेरा थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स ए बाई जी, जो कि वर्टिकल के साथ हमारी स्ट्रिंग मेंटेन करेगी। और इसी के ऊपर हमारा सवाल था। अब हम हमारे ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं, और हमारी स्ट्रिंग कौन से डायरेक्शन में बेंड की है, लेफ्ट की तरफ आई है। अगर ट्रक राइट की तरफ मुड़ा है तो स्ट्रिंग मेरी लेफ्ट की तरफ टर्न होगी, बात आपको याद रखना चाहिए। तो देखिए आगे हम ऑप्शन समझते हैं। तो पहला ऑप्शन है टू द लेफ्ट एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द पेंडुलम विद द वर्टिकल इज साइन इनवर्स ए बाई जी। एकदम गलत बात है। हमारा आंसर आया कितना, आप फिर से देख लीजिए, टेन इनवर्स ए बाई जी एंड लेफ्ट की तरफ होगा, ये बात बिल्कुल याद रखनी है। नाउ ऑप्शन बी टू को देखिए, टू द लेफ्ट एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द पेंडुलम विद द वर्टिकल इज, ये भी गलत हो गया, यहाँ भी साइन इनवर्स है। अब ऑप्शन थ्री कहता है टू द लेफ्ट एंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द पेंडुलम विद द वर्टिकल इज टेन इनवर्स ए बाई जी। एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन थ्री इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा, फोर्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2020 फेज 1 से है। टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg and 6 kg are tied to the ends of a massless string. The string passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity is, बहुत आसान सा सवाल है, और मैंने आपको न्यूटन्स लॉज को अप्लाई करने के लिए 4 सिंपल स्टेप्स समझाए थे, और उन्हीं 4 सिंपल स्टेप्स की मदद से इस प्रॉब्लम को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उन स्टेप्स के बारे में एक बार फिर से, पहला स्टेप था डिसाइड द सिस्टम, सेकेंड थी आइडेंटिफाई द फोर्सेस, थर्ड थी ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्थ थी राइट इक्वेशन एंड सॉल्व। और सिस्टम डिसाइड करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि सिस्टम के हर पार्ट की एक्सीलरेशन सेम होनी चाहिए, तब जाकर के आप सिस्टम को डिफाइन या फिर डिसाइड कर पाएंगे। अब देखिए इस सिचुएशन में एक 6 kg की बॉडी है और एक 4 kg की बॉडी है, तो ऑब्वियस बात है कि 6 kg की बॉडी डाउनवर्ड मूव करना चाहेगी एंड 4 kg की बॉडी की मूवमेंट अपवर्ड होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारी बॉडी नीचे जाएगी, हल्की बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो मेरा ये सवाल है कि क्या मैं इन दोनों को साथ में सिस्टम ले सकता हूँ? देन द आंसर विल बी नो, क्योंकि सिस्टम डिसाइड करने के लिए हमने कहा था हर पार्ट का एक्सीलरेशन सेम होना चाहिए, और क्योंकि दोनों के एक्सीलरेशंस के डायरेक्शन अपोजिट हैं, इसीलिए दोनों को साथ में सिस्टम ले पाना पॉसिबल नहीं होगा। इनको हम अलग अलग लेकर के न्यूटन्स लॉ को यूज करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, क्योंकि स्ट्रिंग के लेंथ में किसी तरह का बदलाव नहीं आ सकता, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसकी जितने डाउनवर्ड एक्सीलरेशन होगी, इसकी एग्जैक्टली उतनी ही अपवर्ड एक्सीलरेशन होनी चाहिए। मतलब दोनों के एक्सीलरेशंस की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, भले डायरेक्शन अपोजिट भी क्यों ना हो। ठीक, अब नाउ पहला स्टेप हमारा है डिसाइड द सिस्टम। तो काम करते हैं, हम 6 kg वाली बॉडी की पहले चर्चा करते हैं, और पहले हम इस 6 kg वाली बॉडी को सिस्टम मान करके चलते हैं। सेकेंड स्टेप है आइडेंटिफाई द फोर्सेस। तो कौन कौन से फोर्सेस हैं? तो इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स mg है एंड एक अपवर्ड फोर्स कौन है? हमारी स्ट्रिंग में रहने वाली टेंशन, जिसे मान करके चलते हैं t। स्ट्रिंग में रहने वाले टेंशन को मैं t मान लेता हूं। थर्ड स्टेप क्या था? ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम आप अलग से न बना करके इसमें भी शो कर सकते हैं, और मैं इसी में शो कर देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब इसमें देखिए mg दैट इज 60 न्यूटन, और हमको g के टर्म्स में ही आंसर देना है ना, तो g के टर्म्स में आंसर देना है, तो डेफिनेटली 6g यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए। तो यहाँ पर 6g का डाउनवर्ड फोर्स है
और स्ट्रिंग में रहने वाली टेंशन टी ऊपर की तरफ रहेगी, और ये मेरा फ्री बॉडी डायग्राम हो भी गया। नाउ फोर्थ क्या थी, राइट इक्वेशन एंड सॉल्व। तो क्योंकि डाउनवर्ड एक्सीलरेट हो रही है तो इस पर नेट फोर्स भी डाउनवर्ड होनी चाहिए, इसका मतलब 6g बड़ा होगा, टेंशन टी छोटा होगा, तो नेट फोर्स हो गया मेरा 6g माइनस टी, एंड नेट फोर्स की वैल्यू हमेशा मास इनटू एक्सीलरेशन होती है, एंड लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम बात करते हैं 4 kg बॉडी की। यहां पर एक्चुअली मेरे पास दो अननोन है, टी एंड ए। हालांकि बताना तो मुझे ए था, बट क्योंकि टी की भी जानकारी मुझे नहीं है तो मुझे एक इक्वेशन और लिखना है, और इसके लिए मैं 4 kg की बॉडी को कंसिडर कर रहा हूं। अब देखा जाए तो इस बॉडी पे कौन कौन से फोर्सेस हैं, तो स्ट्रिंग में रहने वाला टेंशन टी ऊपर की तरफ रहेगा, और इस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स 4g नीचे की तरफ होगा। और क्योंकि ये वाली बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, इस पर रिजल्टेंट फोर्स भी अपवर्ड होना चाहिए, इसका मतलब टेंशन टी बड़ा होगा एंड 4g छोटा होना चाहिए, तो उस पर एक्ट होने वाला नेट फोर्स हो गया t माइनस 4g, और यही हमारी उस 4 kg वाली बॉडी पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स है, जो कि उस बॉडी का मास इनटू एक्सीलरेशन होना चाहिए, एंड लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। अब फाइनली आप बहुत इजीली इस प्रॉब्लम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे ए बताना है, टी की तो कोई जरूरत नहीं है, तो इक्वेशन 1 में टी के साथ माइनस साइन है, एंड इक्वेशन 2 में टी के साथ प्लस साइन है, तो अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाएंगे, 6g माइनस 4g विल बिकम 2g इक्वल टू 6a प्लस 4a दैट इक्वल्स टू 10a, एंड फाइनली a की वैल्यू हो जाएगी 2g बाई 10 दैट इज g बाई 5, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 3 के साथ जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है भी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नीट 2021 से अगला क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ मास 0.15 kg which dropped from a height 10 meter strikes the ground and rebounds to the same height. The magnitude of impulse imparted to the ball is। देखिए इम्पल्स पे कई क्वेश्चन पहले भी आए हैं, अभी भी ये मतलब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा समझ में आ रहा है बिल्कुल आपको, और इम्पल्स निकालना मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया है, आप इजीली कर सकते हैं अब मेरी बिना हेल्प के, बट मैं सिखा रहा हूं आपको, अगर नहीं बनता है तो आप बिल्कुल रेफर करिएगा सॉल्यूशन को। तो देखिए इम्पल्स क्या होता है, मैंने कई बार कहा, इम्पल्स होती है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को हम कहते हैं इम्पल्स। तो कहता है कि इम्पल्स कितना इंपार्ट किया, किसको, किसने, हमारे सरफेस ने, हमारे ग्राउंड ने कितना इम्पल्स इंपार्ट किया है हमारी बॉल पे, ये हमें बताना है। तो काम करते हैं, जैसे ये हमारी ग्राउंड है ना, दिस इज आवर ग्राउंड। जब आपने बॉल को ड्रॉप किया था तो उसने किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट किया होगा, और क्योंकि वो सेम हाइट वापस से गेन कर रहा है, तो जितनी मैग्नीट्यूड के साथ वो टकराई थी उतनी मैग्नीट्यूड के साथ वो रिटर्न आना भी चालू करेगी। मतलब जो स्पीड हमारी बॉल के ग्राउंड से टकराने के दौरान रही होगी, वही स्पीड के साथ वो ग्राउंड से अलग होना स्टार्ट भी किया होगा। मतलब टकराने के दौरान उसकी जो मोमेंटम P1 थी, एंड टकराने के बाद जो उसकी मोमेंटम P2 होगी, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होने चाहिए। P1 P2 मैग्नीट्यूड में सेम होने चाहिए, बट एक मोमेंटम नीचे और एक मोमेंटम अपवर्ड होगा, और मुझको P2 माइनस P1 बताना है यहाँ पर। तो मोमेंटम सेम क्यों होगी, समझ में आया ना, क्योंकि जितनी हाइट से बॉल आई थी उतनी हाइट तक लौट गई, तो जितनी स्पीड से टकराई है उतनी स्पीड से उसको लौटना चाहिए, तभी जाकर के वो सेम हाइट तक पहुंच सकती है। तो काम करते हैं, ग्राउंड से टकराने के दौरान उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो v निकालना चाहते हैं, तो हमें क्या क्या जानकारी है, तो u की वैल्यू शुरुआत में 0 थी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे u की वैल्यू 0 थी, v निकालने की हमारी इच्छा है ना, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, और हमें हाइट की वैल्यू मालूम है, हाइट को यहाँ पर मैं x से शो कर देता हूँ, एंड इसकी वैल्यू हमें 10 मीटर गिवन है। तो इन चारों फिजिकल क्वांटिटीज को इंक्लूड करने वाली मेरी थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। तो फाइनली v की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 इंटू, एंड x की वैल्यू भी 10 है, एंड रूट अपनी जगह पर रहने दिया जाए, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। और मुझको समझ में आ गया कि 10√2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ मेरी बॉल टकराई थी, और इतनी स्पीड के साथ तो लौटी भी होगी। तो नाउ अब अगर मैं आपसे पूछूं P1 एंड P2 दोनों की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, तो डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, मास मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मास की वैल्यू मुझे गिवन है 0.15 इंटू 10√2, फाइनली ये वैल्यू मेरी आ रही है 1.5√2। तो ये मेरे टकराने के
दौरान एंड टकराने के बाद के मोमेंटम की वैल्यूज हो गई। अब मुझे क्या बताना है, इंपल्स बताना है, तो P2 माइनस P1 बताना है। तो एक काम करते हैं, अपन P2 माइनस P1 को P2 प्लस ऑफ माइनस P1 कर सकते हैं, है ना। और अब एक काम करते हैं, अपन P2 माइनस P1 नहीं करके P2 प्लस ऑफ माइनस P1 करते हैं। मैं एडिशन करूंगा किसका किसका, P2 का एंड माइनस P1 का। तो जब भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ या वेक्टर के साथ हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तब डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। तो P2 किस तरफ है, P2 ऊपर की तरफ है, P1 किस तरफ है, नीचे की तरफ है। तो माइनस P1 किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो माइनस P1 भी ऊपर की तरफ है, P2 भी ऊपर की तरफ है, और इन दोनों को मुझे करना क्या है, ऐड करना है। तो सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स को हम ऐड करने के लिए क्या करते हैं, उनकी मैग्नीट्यूड का सम कर देते हैं। एंड फाइनली इसीलिए मेरी इंपल्स की जो मैग्नीट्यूड हो जाएगी मुझे 1.5√2 प्लस 1.5√2 कर देना होगा। एंड फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा 1.5√2 प्लस 1.5√2 दैट इक्वल्स टू 3√2। एंड 3√2 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो √2 की वैल्यू अगर मैं 1.4 ले लूं तो फाइनली आंसर 4.2 आ रहा है। तो 4.2 kg मीटर पर सेकंड हमारी यूनिट होती है। सो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नीट 2023 से है। अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड्स एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड विद द सेम स्पीड टू अवॉइड एन ओपोनेंट। द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर व्हाइल टर्निंग इज। ठीक, मैं आपको सवाल समझाता हूं। एक फुटबॉल प्लेयर है जो साउथ की तरफ मूव कर रहा था और सडनली किस तरफ मूव कर गया, ईस्ट की तरफ मूव कर गया। ऑल राइट, देखिए डायरेक्शन के कन्वेंशन के लिए हम क्या करते हैं, हमारे सामने की तरफ नॉर्थ लेते हैं, पीछे की तरफ साउथ, राइट की तरफ ईस्ट, लेफ्ट की तरफ वेस्ट लेते हैं। ये हमें हमेशा हमारे डायरेक्शन का कन्वेंशन होगा। तो हम लोग सामने की तरफ लेंगे नॉर्थ, पीछे की तरफ लेंगे साउथ, राइट की तरफ लेंगे ईस्ट, लेफ्ट की तरफ लेंगे वेस्ट। ये नॉर्थ ऊपर नहीं है, सामने है, ये साउथ नीचे नहीं है, पीछे है ना। तो पहले जो मेरा प्लेयर था वो किस तरफ मूव कर रहा था, साउथवर्ड है, तो साउथ की तरफ वो जा रहा था। नाउ अब कहता है कि उसने सडनली किस तरफ मूव किया, सडनली मूव किया ईस्टवर्ड, तो वो ईस्ट की तरफ मूव कर गया। पहले वो साउथ की तरफ जा रहा था, फिर ईस्ट की तरफ दौड़ने लगा। तो कहता है कि उस दौरान जो फोर्स उस पर एक्ट करेगा वो किस तरफ होगा, ईस्टवर्ड होगा, नॉर्थवर्ड होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा, साउथ वेस्ट होगा, क्या होगा हमें बताना है। तो यहां पर एक बात बताओ, उस फुटबॉल प्लेयर की वेलोसिटी के डायरेक्शन में बदलाव आया है कि नहीं? ऑब्वियसली डायरेक्शन तो बदला है। पहले वो साउथ की तरफ आ रहा था, फिर ईस्ट की तरफ जाने लगा, तो यहां पर डायरेक्शन तो बदली है। और मैंने कहा था कि वेक्टर क्वांटिटीज की मैग्नीट्यूड बदले या फिर डायरेक्शन बदले या फिर दोनों बदले, वो बदल जाती है, हम ऐसा मानते हैं और ऐसा हम कहते हैं। और इसीलिए क्योंकि भले स्पीड ना बदली हो, भले स्पीड ना बदली हो, डायरेक्शन बदलने के कारण वेलोसिटी तो बदली है। और इसलिए काम करते हैं, इसे मैं v1 मान लेता हूं और इसे मैं फाइनल वेलोसिटी v2 मान लेता हूं। एंड v1 v2 की भले वैल्यूज सेम है, v1 एंड v2 मैग्नीट्यूड में भले सेम है, लेकिन v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर सेम नहीं है। ये बात आपको समझना चाहिए। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर फोर्स को लेकर के जानकारी पूछी गई है, तुम जानते हैं फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन की जानकारी चाहिए, और जिस डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी बदली होगी एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन को भी होना चाहिए, और एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में मेरा फोर्स F भी होना चाहिए। तो फाइनली मुझे डेल्टा V से मतलब है। तो मुझे मतलब किससे है, मुझे मतलब है डेल्टा V से, विच इज नथिंग बट v2 माइनस v1। और मुझे v2 माइनस v1 के डायरेक्शन से मतलब है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं v2 प्लस ऑफ माइनस v1। तो जो भी डायरेक्शन v2 माइनस v1 या फिर v2 प्लस ऑफ माइनस v1 का होगा, वही डायरेक्शन डेल्टा v का है, वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का है, वही डायरेक्शन फोर्स का है। तो मुझे v2 प्लस ऑफ माइनस v1 चाहिए। तो एक काम करते हैं, मैं वापस से इसी ड्राइंग को बनाता हूं। तो v2 मेरा राइट की तरफ था, ईस्टवर्ड, तो रहने दिया जाए। अब v1 किस तरफ है, नीचे की तरफ है, तो माइनस v1 किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो ये मेरा डायरेक्शन माइनस v1 का होगा। और यहाँ पर मैंने v2 एंड माइनस v1 के टेल को कोइंसाइड किया, यहाँ पर टेल कोइंसाइड हुए हैं, और इसलिए क्योंकि यहाँ पे टेल टेल का कॉम्बिनेशन है, मैं पैरेललोग्राम लॉ को यूज करूंगा। एंड पैरेललोग्राम लॉ को यूज करने के लिए दौरान जो मेरा डायरेक्शन होता है रिजल्टेंट का,
वो डायगोनल के अलोंग होता है ना। तो डेफिनेटली V2 एंड माइनस V1 से बनने वाला जो मेरा पैरेललोग्राम होगा उसका ये मेरा डायगोनल रिजल्टेंट को शो करेगा और यही मेरा डेल्टा V का डायरेक्शन भी आना चाहिए। तो V2 एंड माइनस V1 का जो रिजल्टेंट है वो इस डायगोनल के अलोंग आएगा। पैरेललोग्राम लॉ के लिए टेल टेल का कोइंसाइड होने चाहिए एंड ट्रायंगल लॉ के लिए हेड टेल का कॉम्बिनेशन लेते हैं, ये बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो अब बताओ ये कौन सा डायरेक्शन है डेल्टा V का? ये डायरेक्शन होगा मेरा ईस्ट और ऊपर हो गया नॉर्थ। तो डेफिनेटली यहां पर जो डेल्टा V है वो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ की तरफ है, ए भी सेम एफ भी सेम तरफ होगा। तो आप ऑप्शन को चेक कर लीजिए, तो मेरा नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, इसीलिए मेरा आंसर ऑप्शन 3 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2023 मणिपुर से है। अ 1 kg ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स अ वॉल विथ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with the wall and reflects at the same angle. If it remains in contact with the wall for 0.1 second, then the force exerted on the wall is। ठीक, मैं आपको समझाता हूं। हालांकि इस तरह का सवाल इम्पल्स के रिगार्डिंग पहले भी आया था जो हमने सॉल्व किया, इस सवाल को भी आप सेम वे में सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूं, एक और तरीका सिखा रहा हूं जिसके थ्रू भी आप इस सवाल को अप्रोच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वॉल है, इस वॉल की तरफ एक ऑब्जेक्ट आई जिसका मास 1 kg है, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है और उसने वॉल के साथ 60 डिग्री का एंगल मेंटेन किया है। तो ये मेरी 1 kg की एक ऑब्जेक्ट है जो कि वॉल की तरफ आने के दौरान वॉल के साथ 60 डिग्री का एंगल फॉर्म की और अब टकरा करके जब वो रिफ्लेक्ट हुई लौटी तो उसने सेम एंगल मेंटेन किया। तो सेम एंगल वॉल के साथ 60 डिग्री का मेंटेन करते हुए लौट गई। अब कहता है कि जो ऑब्जेक्ट का कॉन्टेक्ट टाइम था वो 0.1 सेकेंड है, तो कितना फोर्स एक्सर्ट किया होगा। तो एक काम करते हैं, शुरुआत की वेलोसिटी को मैं V1 मान लेता हूं एंड रिफ्लेक्शन के बाद की वेलोसिटी को मैं V2 मान लेता हूं, है ना। तो शुरुआत की वेलोसिटी मेरी V1 हो गई, बाद की वेलोसिटी मेरी कितनी हो गई, V2 हो गई। भले V1 V2 की वैल्यूज सेम है ना, V1 एंड V2 भले वैल्यूज में सेम होंगी, लेकिन V1 वेक्टर एंड V2 वेक्टर सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन का बदलाव है। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी बदली है, वेलोसिटी बदली है मीन्स यहाँ पर एक्सीलरेशन होगा। अगर मैं एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लूँ तो एक्सीलरेशन फाइंड आउट करके मैं बस मास मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी और मुझे आंसर मिल जाएगा। तो फाइनली मुझे निकालना क्या है, यहाँ पर मुझे निकालना है फोर्स इक्वल टू MA मैं निकालना चाहता हूँ एंड F निकालने के लिए मुझे A निकालना पड़ेगा और A निकालने के लिए मुझे डेल्टा V बाय डेल्टा T निकालना पड़ेगा। और जहां तक बात डेल्टा टी की है वो तो मुझे मालूम है, बस डेल्टा वी निकालने की हमको सारी यहाँ पर मुशक्कत करनी पड़ेगी और डेल्टा वी बेसिकली क्या हो जाएगा, मेरा V2 माइनस V1 होगा जो मुझे निकालना है। तो V2 माइनस V1 मिल गया तो बाई टाइम से मुझको एक्सेलरेशन मिल जाएगी, उससे मास मल्टीप्लाई करके मुझे फोर्स मिल जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो आप समझ ही सकते हैं। तो देखिए मुझे चाहिए V2 माइनस V1 और V2 माइनस V1 को मैं लिख सकता हूँ V2 प्लस ऑफ माइनस V1। ये मैं सबसे पहले फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो मैंने इससे पहले भी कभी भी वेक्टर सब्ट्रैक्शन करने के दौरान मैंने एडिशन ही किया, पर जिसे सब्ट्रैक्ट करना होता था उसका मैंने नेगेटिव वेक्टर ले लिया। और हर बार आप इसी प्रोसेस को फॉलो करें, आपको हर बार सही आंसर मिलेगा और आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं आएगा। तो देखिए ये मेरी V2 है ना। तो V2 जिस तरह से है उस तरह से मैं V2 को वापस से बना देता हूं। तो V2 को लेके कोई छेड़छानी नहीं है, V2 जैसा है वैसा रहने दिया। अब V1 मेरा इस तरफ है तो माइनस V1 इसके ऑपोजिट में ले लो। तो माइनस V1 को ऑपोजिट में लेना है, मेरा ये हो जाएगा माइनस V1। परफेक्ट। नाउ ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है और ये टोटल एंगल 180 डिग्री है। तो 60 प्लस 60 कितना हो गया, 120। टोटल 180 है तो 180 से अगर मैं 120 सब्ट्रैक्ट करूं तो ये एंगल जो आप देख रहे हैं ये भी 60 डिग्री होना चाहिए। इसका ये मतलब है V2 एंड माइनस V1 के बीच में जो रहने वाला एंगल है वो 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री के लिए मुझे रिजल्टेंट निकालना है एंड V1 V2 दोनों की वैल्यू सेम है, दैट इज 1 है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो V2 प्लस ऑफ माइनस V1 की अगर मैं बात करूं, अगर मैं डेल्टा V की बात करूं तो डेल्टा V की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट, जो हमारा फॉर्मूला है एडिशन का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट। तो a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू
1 इंटू 1 2ab हो गया इंटू कॉस थीटा, थीटा यहाँ 60 है। जिन दो वेक्टर्स को मैं ऐड कर रहा हूँ उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है एंड कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। हाँ कि नहीं? रूट तो अपना रहेगा ही रहेगा, 2 आपस में कैंसिल, तो यहाँ पर तीसरा टर्म भी बचेगा 1, तो 1 + 1 + 1 हो जाएगा 3। तो यहाँ पर मेरी डेल्टा वी की वैल्यू आ गई √3, तो मुझे √3 मीटर पर सेकंड मिल गया चेंज इन वेलोसिटी। दिस इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एंड फाइनली अब मैं मेरे आंसर के काफी क्लोज हूँ, तो मैं यहीं पर जो छोटी सी जगह बची है यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो मुझको एफ बताना था, तो एफ की वैल्यू हो गई मास, तो मास की वैल्यू 1 kg है, और मुझको बताना है एक्सीलरेशन जो कि चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम है, तो चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू √3 है एंड चेंज इन टाइम की वैल्यू 0.1 है। 0.1 को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो फाइनली आंसर आ जाएगा 10√3 न्यूटन, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। सो 10√3 के साथ जाऊंगा, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नीट 2024 से है, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज अप्लाइड to a block A as shown in figure. The mass of blocks A and B are 2 kg and 3 kg respectively. The blocks slide over a frictionless surface. The force exerted by block A on block B is. Already इस तरह का सवाल नीट में आया है, आपको सिखाया है मैंने, आप कर सकते हैं, बट मैं फिर से सिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पर जब आप ब्लॉक A पे 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेंगे तो ब्लॉक A एंड ब्लॉक B दोनों साथ में मूव करेंगे सेम एक्सीलरेशन के साथ, सेम डायरेक्शन में, और इसके लिए मैं ए एंड बी को साथ में सिस्टम ले सकता हूं, ए एंड बी को मैं साथ में कंसिडर कर सकता हूं, और साथ में कंसिडर करूं तो इन पे एक्ट होने वाले फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है, जो कि ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एंड इसीलिए हॉरिजॉन्टल में ये नेट फोर्स है मस्ट बी इक्वल टू दोनों का कंबाइंड मास 5 इंटू इनकी एक्सीलरेशन ए होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू मुझको मिल गई 10/5 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब ब्लॉक ए पे तो फोर्स एफ हमने एक्सटर्नली अप्लाई किया है, लेकिन यहां पर पूछा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, तो ब्लॉक ए ने ब्लॉक बी पे कितना फोर्स अप्लाई किया ये पूछा है। तो भैया ऐसा है बात यहां पर कि ए को एक्सटर्नली फोर्स दिया गया एक्सीलरेट करने के लिए, बट बी को एक्सीलरेट करने के लिए फोर्स दिया किसने? तो ब्लॉक ए ने दिया। भैया जो ब्लॉक बी एक्सीलरेट हुई ना, वो ब्लॉक ए के कांटेक्ट में आने के कारण हुई, ब्लॉक ए के फोर्स अप्लाई करने के कारण हुई, और इसीलिए अगर मैं बात करूं ब्लॉक बी की, तो बी पे जो फोर्स है वो ब्लॉक ए ने ही अप्लाई किया है, जो कि एफ होगी, और एफ एकमात्र फोर्स ब्लॉक बी पे भी है जो हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है, जो कि ब्लॉक बी का मास इनटू इसकी एक्सीलरेशन होनी चाहिए। सो आंसर विल बी डेफिनेटली 6 न्यूटन। 6 न्यूटन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीनीट 2024 से है, अ बॉक्स ऑफ मास 5 kg is pulled by a cord up along a frictionless plane inclined at 30 degree with the horizontal. The tension in the cord is 30 Newton. The acceleration of the box is. All right, देखिए आसान क्वेश्चन है। एक इंक्लाइंड सरफेस है और इस इंक्लाइंड सरफेस ने जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मेंटेन किया है वो 30 डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ। एक बॉक्स है, जिस बॉक्स के मास की वैल्यू हमें 5 kg गिवन है, और कहता है कि एक कॉर्ड की मदद से, एक स्ट्रिंग की मदद से इसे हमने ऊपर की तरफ, है ना, खींचना चालू किया। अप लिखा है और सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तो ऊपर की तरफ खींचना चालू किया एक स्ट्रिंग की मदद से, और स्ट्रिंग में रहने वाला टेंशन कितना है? 30 न्यूटन है। तो कहता है कि इस बॉक्स के एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इस बॉक्स को अगर हम सिस्टम मान करके चलें तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं आप बताओ, खुद बताओ। तो पहली फोर्स हो गई mg। mg किस तरफ एक्ट करेगी? नीचे की तरफ करेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड g की वैल्यू अगर मैं 10 ले लूं तो 50 न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स है। तो ये तो पहला फोर्स हो गया। दूसरा फोर्स इस रस्सी ने अप्लाई किया, कितनी वैल्यू का? 30 न्यूटन का। एक और फोर्स है जो इस बॉक्स और इंक्लाइंड सरफेस के बीच में है, जिसे हम कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। बॉक्स एंड इंक्लाइंड सरफेस आपस में कॉन्टेक्ट में आने के दौरान कॉन्टेक्ट फोर्स डेवलप करेंगी, एंड फ्रिक्शन लेस सरफेस होने के कारण, स्मूथ सरफेस होने के कारण जो कॉन्टेक्ट फोर्स होगी वो नॉर्मल होगी, सरफेसेस के परपेंडिकुलर होगी। तो यही तीन ही फोर्स हैं जो मेरा बॉक्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और इन तीनों बॉक्स के रिजल्ट, इन तीनों फोर्सेस के
रिजल्टेंट के बेसिस पे मेरी बॉक्स एक्सिलरेट करेगी और उसके एक्सिलरेशन को हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर एक काम कर सकते हो, आप इन तीनों फोर्सेस को रिजॉल्व कर सकते हो और रिजॉल्व करके आप फाइनली रिजल्टेंट फोर्स तक पहुंच सकते हो, या फिर आप तीनों का वेक्टर सम भी कर सकते हो, वो भी आपकी एक चॉइस है। बट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक बहुत पावरफुल मेथड है जिसको आपको लगाना चाहिए, जिससे आप क्या करते हैं ना, आप सिचुएशन को बहुत सिंप्लीफाई कर बैठते हैं। और मैं भी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो क्योंकि यहाँ पर जो मूवमेंट है अलोंग द सरफेस है, इसके लिए सारे के सारे जो फोर्सेस का रिजल्टेंट आएगा वो भी अलोंग द सरफेस आना चाहिए। मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अगर यहां पर बॉक्स का एक्सीलरेशन अलोंग द सरफेस है तो इस अलोंग द सरफेस में ही आपको रिजल्टेंट फोर्स मिलना चाहिए। इसका ये मतलब है सारे फोर्सेस की जो कंपोनेंट्स होंगी वो अलोंग द सरफेसेस ही जाकर के एक रिजल्टेंट फोर्स को डेवलप करेंगी। सरफेस के परपेंडिकुलर में हमारे कंपोनेंट्स का सम 0 होना चाहिए। अब mg की दो कंपोनेंट्स आ सकती हैं, है ना, mg की दो कंपोनेंट्स आ सकती हैं। एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू सरफेस होगी और दूसरी अलोंग द सरफेस होगी। अब क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 है तो ज्योमेट्री से ये एंगल भी 30 डिग्री ही आएगा, जो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अब mg की ये वाली कंपोनेंट कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 50 cos 30, और ये वाली जो कंपोनेंट हो जाएगी वो हो जाएगी 50 sin 30। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो ये 25 न्यूटन हो जाएगा। परफेक्ट। तो यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स है वो डेफिनेटली 50 cos 30 के बराबर होनी चाहिए। नॉर्मल फोर्स एंड 50 cos 30 एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे एंड नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस 0 हो जाएगी। अब अलोंग द सरफेस की बात करते हैं तो अलोंग द सरफेस में अपवर्ड 30 न्यूटन का फोर्स है, अलोंग द सरफेस डाउनवर्ड 25 न्यूटन का फोर्स है। तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ जाएगा। और रिजल्टेंट फोर्स की अगर मैं बात करूं तो इट विल बी 30 - 25 एंड रिजल्टेंट फोर्स हमेशा क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास की वैल्यू 5 है एंड एक्सीलरेशन ए हम बताना चाहते हैं 30 - 25 इज 5/5 हो जाएगा 1। तो ए की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है और ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा। और इसी के साथ हमारा लॉज ऑफ मोशन का डिस्कशन कंप्लीट होता है। मैंने ईयर 2009 से लेकर के ईयर 2024 तक हर क्वेश्चन को आपके सामने रखा और सॉल्व किया, और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको हर कॉन्सेप्ट सिखा सकूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके कोर कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, और मैंने सारे कोर कॉन्सेप्ट्स को मोर और लेस यहाँ पर टच किया जिनकी आपको ज़रूरत है और जो आपको आना चाहिए। और इसी के साथ ये चैप्टर का भी डिस्कशन कंप्लीट होता है। अब हम अगले वीडियो में करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और इससे भी हमारे जो लास्ट 17-18 सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं हम हर सवाल का डिस्कशन करेंगे। आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए और आपकी नीट की तैयारी को इस शानदार वे में करिए, इस तरह से करिए कि आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच पाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।